आज की इस नई गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। बिल्कुल। और आज का जो विषय है, हाँ, आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जो रहस्य के साथ साथ एक हैरान कर देने वाली आधुनिकता से भरा हुआ है। एकदम सही कहा। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और आज की इस चर्चा के लिए हमने कुछ बेहद प्रामाणिक मतलब बहुत ही विस्तृत स्रोतों का एक पूरा स्टैक तैयार किया है। हाँ, इसमें पुरातात्विक अकादमिक शोध पत्र शामिल हैं, जैसे वो अ जर्नल स्टडी ऑफ इंडस वैली। हाँ, वही। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज भी हैं। और सबसे खास तौर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI। बिल्कुल, ASI द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी में की गई हालिया खुदाई की विस्तृत रिपोर्ट और नवीनतम आनुवांशिक शोध भी इस चर्चा का हिस्सा है। तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि आज से 5000 साल से भी अधिक पुरानी ये सभ्यता अपने नगर नियोजन में कितनी अधिक उन्नत थी, और उनका व्यापारिक नेटवर्क असल में कितना विशाल और जटिल था। हाँ, साथ ही हाल ही में मिले DNA साक्ष्यों ने इस सभ्यता के उद्भव और पतन के बारे में हमारी स्थापित समझ को किस तरह से पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा विषय है। बिल्कुल। तो चलिए इसके हर पहलू को खोलकर देखते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो इतिहास को देखने के हमारे पूरे नजरिए को चुनौती देता है। सही बात है। जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं तो हम केवल कुछ पुराने खंडहरों या मिट्टी के बर्तनों की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो बस एक सतही बात हो गई। बिल्कुल, हम एक ऐसी सभ्यता का विश्लेषण कर रहे हैं जिसने शहरीकरण, माननीकरण और प्रशासन की नींव उस समय रखी जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव समाज केवल खानाबदोश जीवन से बाहर निकलने का प्रयास ही कर रहा था। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक अत्यंत जटिल और सुव्यवस्थित समाज की ओर इशारा करते हैं। और उस सुव्यवस्थित समाज की सबसे स्पष्ट झलक उनके नगर नियोजन या अर्बन प्लानिंग में मिलती है। बिल्कुल। जब मैंने स्रोतों में उनके ग्रिड सिस्टम के बारे में पढ़ा तो वो बौद्धिक रूप से बहुत ही चकित करने वाला लगा, है ना? हाँ, मतलब कल्पना की जा सकती है कि आज से हजारों साल पहले शहरों को इस तरह बसाया गया था कि मुख्य सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल समकोण पर काटती थीं। एकदम परफेक्ट राइट एंगल। हाँ, लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो था ईंटों का उपयोग। ओहो, ईंटों का वो मानकीकरण। बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का एक सटीक और मानकीकृत अनुपात था। 1:2:4 का अनुपात। एकदम सही। 1:2:4, यानी ईंट की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का गणित। और ये सिर्फ एक शहर की बात नहीं है। वही तो, चाहे हम राजस्थान के कालीबंगन की बात करें, पंजाब के हड़प्पा की या सिंध के मोहनजोदड़ो की, ईंटों का ये सटीक अनुपात हर जगह एक समान था। ये सच में हैरान करता है। बिना किसी आधुनिक संचार प्रणाली या इंटरनेट के हजारों किलोमीटर फैले अलग अलग शहरों में एक ही मापदंड की ईंटें बनना, ये कैसे संभव हुआ होगा? अलग और उन्नत थी। अगर हम मिस्र की प्राचीन सभ्यता से इसकी तुलना करें तो मिस्र में भव्य पिरामिड तो बने। हाँ, पिरामिड तो बहुत मशहूर हैं। लेकिन आम भवनों के निर्माण के लिए वे लोग मुख्य रूप से धूप में सूखी हुई ईंटों का उपयोग करते थे। अच्छा। इसके विपरीत सिंधु घाटी के लोग पकी हुई ईंटों का व्यापक स्तर पर उपयोग कर रहे थे। और पकी हुई ईंटें बनाना कोई आसान काम तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। इसके लिए विशाल भट्टों की आवश्यकता होती है, तापमान को नियंत्रित करना पड़ता है और भारी मात्रा में ईंधन यानी लकड़ी की जरूरत होती है। हाँ, ये दर्शाता है कि उनके पास एक बहुत ही संगठित श्रम शक्ति और मटेरियल साइंस की गहरी समझ थी। उनके निर्माण कार्य की तकनीकी समझ का सबसे बेहतरीन उदाहरण मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ है। ओहो, ग्रेट बाथ। विशाल स्नानागार के बारे में शोध पत्रों में जो सटीक आयाम दिए गए हैं वो सच में चौंकाते हैं। बिल्कुल। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। ये कोई साधारण पानी का कुंड नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसा ढांचा था जिसे पानी के भारी दबाव को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस जमाने में भी टैंक के पानी को रिसने से रोकने के लिए, यानी उसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाने के लिए, हाँ, वाटरप्रूफ बनाने के लिए डामर और जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। यह आज के आधुनिक डामर या एस्फॉल्ट को इस्तेमाल करने जैसी ही तकनीक थी। बिल्कुल। और अगर हम उनके जल निकासी सिस्टम की बात करें तो वो तो आज के शहरी नियोजकों के लिए भी एक केस स्टडी हो सकता है। एकदम सही कहा आपने।
हर घर की अपनी एक नाली होती थी जो सड़क की मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये नालियां पक्की ईंटों से ढकी हुई होती थीं। ढकी हुई नालियां उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। आज हम स्मार्ट सिटी में सीवेज सिस्टम के ओवरफ्लो होने की शिकायत करते हैं, और 5000 साल पहले उन्होंने इसका अचूक सिस्टम बना लिया था। बिल्कुल, और ये सिर्फ नालियों तक सीमित नहीं था। स्रोतों में सड़कों के किनारे कूड़ेदान रखे जाने के प्रमाण और नियमित अंतराल पर सफाई के लिए मैनहोल का होना स्पष्ट रूप से दर्ज है। क्या बात है! ये एक बहुत ही प्रभावी नगरपालिका व्यवस्था की उपस्थिति को साबित करता है। ये दर्शाता है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को लेकर कितने अधिक जागरूक थे। ये एक ऐसा समाज था जहां नागरिक सुविधाओं को भव्य स्मारकों से अधिक प्राथमिकता दी जाती थी। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। इतनी उन्नत नागरिक व्यवस्था वाले लोग बाहरी दुनिया से कैसे जुड़े थे? व्यापार के जरिए। हाँ, अगर हम उनके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो स्रोतों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के साथ उनके बहुत गहरे और सुव्यवस्थित व्यापारिक संबंध थे। हाँ, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। मेलुहा। स्रोत बताते हैं कि मेलुहा के जहाज नियमित रूप से उनके बंदरगाहों पर रुकते थे। बिल्कुल। लेकिन सबसे चौंकाने वाला तथ्य जो मेरे सामने आया वो ये है कि वहां एक ऐसी मेसोपोटामियन मोहर मिली है जो एक मेलुहन भाषा के अनुवादक के रूप में काम करने वाले व्यक्ति की थी। एक ट्रांसलेटर की मोहर? हाँ, इसका मतलब है कि एक हड़प्पाई व्यक्ति संभवतः वहां एक प्रवासी के रूप में रह रहा था जो दोनों संस्कृतियों के बीच व्यापारिक सौदों को संभव बनाने के लिए अनुवादक का काम करता था। ये एक बेहद कॉस्मोपॉलिटन कांस्य युग की तस्वीर पेश करता है। एकदम। ये अनुवादक मोहर इस बात का बहुत ही पुख्ता प्रमाण है कि व्यापार केवल कुछ वस्तुओं के बेतरतीब आदान प्रदान तक सीमित नहीं था। ये एक संस्थागत और पेशेवर स्तर का व्यापार था जहां भाषा और अनुबंधों को समझने की आवश्यकता थी। और अब अगर हम इस बात पर गौर करें कि ये लोग व्यापार में निर्यात क्या करते थे, तो हमें उनकी तकनीकी विशेषज्ञता का पता चलता है। पत्थर के बेहद खूबसूरत मनके बनाते थे, कार्नेलियन के मनके। इसके अलावा लापिस लाजुली और विशेष प्रकार के शंखों से बनी चूड़ियां निर्यात की जाती थीं। इन शोध पत्रों में ऑनेस्टाइट नामक एक उपकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण जिक्र है। हाँ, मैंने ऑनेस्टाइट के बारे में पढ़ा, लेकिन ये वास्तव में क्या था और इसका इतना महत्व क्यों है? अर्नेस्टाइट एक बेहद कठोर पत्थर से बनी एक विशेष प्रकार की ड्रिल थी। एक ड्रिल? हाँ, चन्हुदड़ों जैसे उनके औद्योगिक शहरों में इन कठोर कार्नेलियन पत्थरों में बिल्कुल सीधा और बारीक छेद करने के लिए इस अर्नेस्टाइट ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता था। कमाल है। इसे बनाना और इस्तेमाल करना अपने आप में एक इंजीनियरिंग अजूबा था। हाँ। इसकी तुलना आज के समय के डायमंड टिप ड्रिल से की जा सकती है। मतलब उस समय ऐसी तकनीक होना ये साबित करता है कि हड़प्पा के कारीगरों को टूल मेकिंग और मटेरियल साइंस की कितनी बारीक समझ थी। उनके उत्पाद पूरी प्राचीन दुनिया में एक लग्जरी आइटम माने जाते थे। ये तो बात हुई बाहरी व्यापार की। हम लगातार मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच इस शानदार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी बड़े भूभाग में फैले उनके अपने आंतरिक व्यापार का क्या? क्या वो एक मुक्त बाजार था या उस पर भी कोई कड़ा प्रशासनिक नियंत्रण था? आंतरिक व्यापार भी उतना ही व्यवस्थित और नियंत्रित था। अच्छा। जब पुरातत्वविदों ने सिंधु सभ्यता के प्रमुख शहरों के प्रवेश द्वारों या कहें गेटवेज का अध्ययन किया तो वहां से भारी मात्रा में मानकीकृत बाट या वजन मापने वाले पत्थर मिले हैं। वजन मापने वाले पत्थर? हाँ, इतिहासकार और अर्थशास्त्री ये तर्क देते हैं कि ये बाट संभवतः साधारण बाजार में सब्जियां अनाज तौलने के लिए नहीं रखे गए थे। तो फिर किस लिए? शहर के मुख्य द्वारों पर इनका मिलना एक बहुत ही विशिष्ट व्यवस्था का संकेत देता है। ये संभवतः बाहर से आने वाले माल को तौलने और उस पर चुंगी या टैक्स लगाने का स्थान था। एक तरह का टोल नाका। बिल्कुल। ये एक बहुत ही जटिल केंद्रीकृत आर्थिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां व्यापार को विनियमित किया जाता था और राज्य या प्रशासन के लिए राजस्व उत्पन्न किया जाता था। अब देखिए, टैक्स और व्यापार की इस जटिल व्यवस्था को देखकर दिमाग में एक ही छवि बनती है, एक विशाल भव्य साम्राज्य की, जहां कोई बहुत शक्तिशाली राजा शासन करता होगा। स्वाभाविक है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें न तो कोई मिस्र के पिरामिड जैसा भव्य मकबरा मिला और न ही मेसोपोटामिया जैसा कोई आसमान छूता महल। प्राचीन दुनिया के संदर्भ में ये एक बहुत ही बड़ी विसंगति है। बिल्कुल।
इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले समाज को आखिर कौन चला रहा था? ये सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हाँ, शासकों के बड़े बड़े स्मारकों, हथियारों के बड़े जखीरों या युद्ध का महिमा मंडन करने वाली कलाकृतियों की पूर्ण अनुपस्थिति ये सोचने पर विवश करती है कि वहां कोई निरंकुश राजशाही नहीं थी। तो फिर प्रशासन कैसे चलता था? कई प्रमुख शोधकर्ताओं का मानना है कि ये समाज शायद व्यापारियों के एक शक्तिशाली संघ या कॉरपोरेट ओलिगार्की द्वारा संचालित था। एक मर्चेंट क्लास। हाँ, या फिर संभवतः पुजारियों का एक समूह था जो शहर के ऊपरी हिस्से, जिसे हम दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं, वहां से नागरिक प्रशासन चलाता था। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन भव्य इमारतों से नहीं, बल्कि एक निर्बाध और कुशल नागरिक व्यवस्था से किया। और शायद यही कारण है कि उनकी कला में भी राजाओं की भव्यता के बजाय सूक्ष्मता, तकनीक और दैनिक जीवन की झलक ज्यादा मिलती है। बिल्कुल सही। अगर हम उनकी अद्वितीय कलाकृतियों को देखें तो कांसे से बनी डांसिंग गर्ल की मूर्ति इसका सबसे शानदार उदाहरण है। हाँ, वो मूर्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। इस मूर्ति को लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया था। धातु विज्ञान की यह तकनीक बहुत ही जटिल है। इसमें पहले मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर उसे पकाया जाता है और फिर गर्मी से मोम पिघलकर गर्मी से मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाता है, यानी लॉस्ट हो जाता है। और उस खाली सांचे में पिघली हुई धातु डाल दी जाती है। इस तरह की धातु ढलाई उस समय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बिल्कुल। इसके अलावा पशुपति मोहर, जिस पर जानवरों से घिरे एक योगी की आकृति और प्रीस्ट किंग की दाढ़ी वाली पत्थर की मूर्ति भी उनके उच्च कलात्मक कौशल को दर्शाती हैं। हाँ। साथ ही उनके काले और लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, जिन पर सटीक ज्यामितीय डिजाइन होते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कला के महत्व को बताते हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो उनकी कला उनके धर्म और विश्वासों से गहराई से जुड़ी हुई थी। आपने पशुपति मोहर का जिक्र किया, जिसे अक्सर आद्य शिव या शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ा जाता है। हाँ, प्रोटो शिवा। लेकिन कोई विशाल मंदिर न होना उनके धर्म के बारे में बहुत कुछ कहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका धर्म बहुत व्यक्तिगत और प्रकृति केंद्रित था, यानी वे प्रकृति की पूजा करते थे। विशाल स्मारकीय पूजा स्थलों की जगह वे शायद प्रकृति और जीवन के मूल तत्वों की पूजा करते थे। खुदाई में भारी मात्रा में पकी हुई मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो उर्वरता, सृजन और प्रकृति की शक्ति के महत्व को दर्शाती हैं। मदर गॉडेस। हाँ, इसके अलावा मोहरों पर पीपल के पेड़ और एक सींग वाले जानवर यानी यूनिकॉर्न का बार बार दिखना उनकी पौराणिक कथाओं और प्रकृति पूजा की ओर इशारा करता है। और उनके दफनाने के तरीके भी तो बहुत कुछ बताते हैं। बिल्कुल, उनके दफनाने के तरीके उनके विश्वासों को प्रकट करते हैं। वे आमतौर पर शवों को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। उत्तर दक्षिण दिशा। और कब्र में मृतक के साथ मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कभी-कभी तांबे के दर्पण भी रखते थे। तांबे के दर्पण? हाँ, जो ये दर्शाता है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में दृढ़ विश्वास रखते थे और मानते थे कि इन वस्तुओं की परलोक में आवश्यकता होगी। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम उस समय की एक जीती जागती सांस लेती हुई तस्वीर देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन हाल के वर्षों में जो खोजें हुई हैं, विशेषकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा हरियाणा के राखीगढ़ी में, उन्होंने इस तस्वीर में एक बिल्कुल नया आयाम जोड़ दिया है। राखीगढ़ी की खोजें तो सच में अभूतपूर्व हैं। राखीगढ़ी की खुदाई की रिपोर्ट के अनुसार वहां 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की पूरी एक फैक्ट्री मिली है। एक पूरी ज्वेलरी फैक्ट्री। और उससे भी बड़ी बात, वहां से 7000 साल पुराने बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 7000 साल? ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि ये सभ्यता हमारी पुरानी सोच से भी कहीं ज्यादा प्राचीन थी और इसका विकास अचानक नहीं, बल्कि सहस्त्राब्दियों की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा था। बिल्कुल। और राखीगढ़ी की खोजें केवल ईंटों और बर्तनों तक सीमित नहीं है। आधुनिक विज्ञान और जेनेटिक्स ने अब पुरातत्व के साथ मिलकर इतिहास को एक नई दिशा दी है। डीएनए साक्ष्य। हाँ, 2019 में राखीगढ़ी से मिले कंकालों पर जो डीएनए शोध प्रकाशित हुआ, वह सिंधु घाटी के अध्ययन में एक मील का पत्थर है। वो रिपोर्ट बहुत चर्चा में रही थी। इस विस्तृत और निष्पक्ष वैज्ञानिक विश्लेषण से पता चला कि राखीगढ़ी के कंकालों के जीनोम में R1A जीन मौजूद नहीं है। R1A जीन, ये जानना बहुत जरूरी है कि इस डेटा के निहितार्थ क्या हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के अनुसार उस समय के हड़प्पाई लोग मुख्य रूप से 2 प्राचीन समूहों के आनुवांशिक मिश्रण का परिणाम थे। कौन से 2 समूह? एक वे जो अंडमान के मूल निवासियों से जुड़े प्राचीन हंटर गैदरर थे,
और दूसरे वे जो प्राचीन ईरानी खेतीहर थे। अच्छा। ये मिश्रण स्टेपी क्षेत्र से होने वाले किसी भी बात के माइग्रेशन से बहुत पहले ही हो चुका था, जो ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माता पूरी तरह से एक स्वदेशी आबादी थे। और यहाँ इस डीएनए साक्ष्य ने एक बहुत पुराने और चर्चित ऐतिहासिक सिद्धांत को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। हाँ, हम सभी ने इतिहास की किताबों में मॉर्टिमर व्हीलर के आर्य आक्रमण सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी। व्हीलर ने 1940 के दशक में मोहनजोदाड़ो के ऊपरी सतह पर मिले महज 26 नर कंकालों को देखा। सिर्फ 26 कंकाल? और ये दावा कर दिया कि किसी बाहरी आक्रमणकारी समूह ने इस विशाल सभ्यता का हिंसक अंत किया था। सोचने वाली बात है, व्हीलर ने केवल 26 कंकालों के आधार पर 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली एक पूरी सभ्यता के हिंसक पतन का एक ड्रामेटिक सिद्धांत गढ़ दिया, जो कि वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं था। बिल्कुल। जब आधुनिक विज्ञान और कार्बन डेटिंग ने उन कंकालों की जांच की तो पता चला कि वे कंकाल एक ही समय के भी नहीं थे। हाँ। उनमें से कुछ तो सभ्यता के बहुत बाद के काल के थे। विज्ञान ने कैसे एक सदी पुराने ऐतिहासिक नैरेटिव को बिना किसी शोर शराबे के बदल दिया, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एकदम सही। और यहाँ सुनने वालों के लिए यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इन अकादमिक स्रोतों के माध्यम से हम यहाँ किसी राजनीतिक या वैचारिक बहस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम केवल उन निष्पक्ष वैज्ञानिक, आनुवंशिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को सामने रख रहे हैं जो अब विश्व स्तर पर पीयर रिव्यू होकर उपलब्ध हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अकादमिक दृष्टिकोण है। किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए हमें भावनाओं या पुराने नैरेटिव से परे जाकर ठोस साक्ष्यों पर निर्भर रहना चाहिए। परिणाम नहीं था। तो फिर ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही क्रमिक और जटिल प्रक्रिया थी। तो इन सब का क्या अर्थ निकलता है? अगर कोई बाहरी आक्रमण नहीं हुआ था तो इतनी महान, इतनी उन्नत और इतने विशाल भूभाग पर इतने सुव्यवस्थित तरीके से राज करने वाली सभ्यता का अंत आखिर कैसे हो गया? वर्तमान स्रोतों और जलवायु विज्ञान के डेटा के आधार पर यह समझा जा सकता है कि इस सभ्यता का पतन मुख्य रूप से पर्यावरण और जलवायु में आए बदलावों का परिणाम था। क्लाइमेट चेंज। हाँ, ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी। इसके मुख्य कारणों में मॉनसून के पैटर्न में बदलाव, भयंकर बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विशेषकर घग्गर हक्रा नदी प्रणाली का सूखना, बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पैदा हुआ पारिस्थितिक असंतुलन शामिल है। वनों की कटाई? हाँ, पकी हुई ईंटें बनाने के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर जंगलों को काटा होगा, बिल्कुल, जिसने स्थानीय जलवायु को प्रभावित किया। ये तो बहुत तार्किक लगता है। जब प्राकृतिक संसाधन कम होने लगे और नदियां सूखने लगी तो उनकी कृषि व्यवस्था चरमरा गई और उसका सीधा असर उनके विशाल व्यापारिक नेटवर्क पर पड़ा। एकदम सही। इसका बहुत ही ठोस पुरातात्विक प्रमाण ये है कि सभ्यता के अंतिम चरणों में, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बाद के काल में, हमें नगर व्यवस्था के पतन के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। नगर व्यवस्था के पतन के संकेत कैसे? लोग नए मकान बनाने के लिए पुरानी इमारतों की ईंटों को निकालकर दोबारा उपयोग करने लगे थे। अच्छा। सड़कें संकरी होने लगी थीं, घरों के ढांचे सड़कों पर अतिक्रमण करने लगे थे और वो शानदार जल निकासी प्रणाली पूरी तरह से खस्ता हाल हो गई थी। ये तो एक पूरे सिस्टम का कोलैप्स था। हाँ, अंततः लोग इन बड़े शहरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर छोटी ग्रामीण बस्तियों में पलायन करने लगे। यह सभ्यता खत्म नहीं हुई, बल्कि इसका शानदार शहरी स्वरूप एक ग्रामीण जीवन में तब्दील हो गया। वाकई, प्रकृति और जलवायु परिवर्तन के आगे दुनिया के सबसे मजबूत और योजनाबद्ध शहर भी अंततः घुटने टेक देते हैं। बिल्कुल। ये आज के समय के लिए भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बिल्कुल है। इस पूरी विस्तृत चर्चा से जो सबसे बड़ा निष्कर्ष या कहें कि जो मुख्य सबक निकलकर सामने आता है वो ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रासंगिकता आज भी उतनी है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के इस आधुनिक युग में जहां पूरी दुनिया स्मार्ट सिटी, अर्बन प्लानिंग और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, 5000 साल पुरानी यह सभ्यता हमारे सामने एक जीता जागता आदर्श प्रस्तुत करती है। एक मिसाल की तरह। इस सभ्यता की सबसे बड़ी और सबसे उल्लेखनीय खूबी ये थी कि इसने अपनी अपार ऊर्जा, धन और संसाधनों को केवल शासकों के भव्य महलों को बनाने, विशाल पिरामिड खड़े करने या विनाशकारी युद्ध लड़ने के लिए हथियारों का जखीरा तैयार करने में बर्बाद नहीं किया। बिल्कुल। इसकी बजाय उन्होंने अपना पूरा ध्यान नागरिक स्वच्छता,
बेहतरीन जल प्रबंधन, शांतिपूर्ण व्यापार, मानकीकरण और एक आम इंसान के जीवन स्तर को सुरक्षित और बेहतर बनाने पर केंद्रित किया। उनकी प्राथमिकताएं शांति, व्यापार और सार्वजनिक कल्याण आज के आधुनिक समाज और नीति निर्माताओं के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये एक बहुत ही गहरा, तार्किक और विचार करने योग्य निष्कर्ष है। एक समाज की महानता उसके हथियारों से नहीं, बल्कि उसकी नालियों और उसके नागरिकों की सुविधाओं से मापी जानी चाहिए। बिल्कुल सही। और अब अंत में मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो इन सभी स्रोतों के केंद्र में तो मौजूद है, लेकिन जिस पर हमने इस चर्चा में गहराई से बात नहीं की। वो क्या है? वो है सिंधु घाटी की लिपि। इंडस्क्रिप्ट। उनकी मोहरों पर उकेले गए वे रहस्यमयी चिन्ह, वो अनूठी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी हैं। दुनिया भर के सबसे बड़े वैज्ञानिक, भाषाविद और एआई विशेषज्ञ इसे डिकोड करने में लगे हुए हैं। कल्पना की जा सकती है कि जिस दिन उन मोहरों और पट्टिकाओं पर लिखे शब्द पढ़ लिए जाएंगे, उस दिन हमारे ज्ञान के क्षितिज का क्या होगा। ये सच में बहुत बड़ा दिन होगा। क्या पता हमें जल संरक्षण का कोई ऐसा अचूक वैज्ञानिक तरीका मिल जाए जो आज के जल संकट को सुलझा सके, या फिर प्रशासन, अर्थशास्त्र और दर्शन का कोई ऐसा सिद्धांत प्राप्त हो जिसके बारे में आज की दुनिया सोच भी नहीं सकती। बिल्कुल। उस अनपढ़ी लिपि के उन छोटे छोटे चिन्हों में न जाने हमारे इतिहास के और कितने बड़े रहस्य, कितनी अनकही कहानियां और कितना अपार ज्ञान शांति से दबा होगा, जो बस अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रहा है। इसी गहरे और असीम संभावनाओं से भरे विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे कालखंड को खंगालने वाले हैं जिसने इस उपमहाद्वीप की पूरी सामाजिक, धार्मिक और कह सकते हैं तकनीकी दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बिल्कुल, एक बहुत ही व्यापक बदलाव का दौर था वो। हाँ, तो आज का विषय है ऋग्वैदिक काल के उस खानाबदोश जीवन से लेकर उत्तर वैदिक काल की एक स्थिर, जटिल और पूरी तरह से कृषि आधारित व्यवस्था तक का सफर। और इसी चर्चा में हम प्राचीन शिक्षा प्रणालियों के विकास को भी समझेंगे। सही कहा। और साथ ही एक बहुत ही खास पुरातात्विक साक्ष्य पर भी नजर डालेंगे, जिसे चित्रित धूसर मृदभांड या PGW संस्कृति कहा जाता है। मतलब जो पेंटेड ग्रेवेयर हैं। हाँ, वही। तो आज मेज पर इतिहास, समाजशास्त्र के शोध पत्रों, कई शैक्षणिक इकाइयों और ऐतिहासिक ग्रंथों का एक पूरा पुलिंदा रखा है, जो कि काफी विस्तृत है। बहुत विस्तृत है। और आज का हमारा मिशन सिर्फ तारीखें याद करना या राजाओं की वंशावली बांचना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कैसे एक लचीला कबीलाई समाज एक ऐसी कठोर व्यवस्था में बदल गया जिसके निशान आज सदियों बाद भी देखे जा सकते हैं। ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। तो ये चर्चा ज्ञान का एक ऐसा शॉर्टकट है जो प्राचीन भारत की जड़ों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से सामने रखेगा। मुझे तो ये सोचकर ही बहुत उत्साह हो रहा है कि सदियों पुराने ये बदलाव आज के समय में भी कितने प्रासंगिक हैं। बिल्कुल। इस पूरी अध्ययन सामग्री को देखते हुए एक बात बहुत साफ हो जाती है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है। ये मानव मनोविज्ञान और परिस्थितियों के बीच की एक निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है, एक तरह का रिएक्शन है ना? हाँ, एकदम। इस विस्तृत चर्चा के दौरान हम सूचनाओं के इस विशाल ढेर से वे सबसे महत्वपूर्ण सूत्र निकालेंगे जो हमें ये बताएंगे कि आखिर ये बदलाव क्यों हुए। हम ऐतिहासिक साक्ष्यों और ग्रंथों के भीतर छिपे उन कारणों का विश्लेषण करेंगे कि कैसे कैसे लोहे के एक छोटे से टुकड़े ने पूरे समाज का ढांचा बदल दिया। लोहे की खोज, हाँ। और विचारधाराओं में कैसे उथल-पुथल मची और कैसे उन प्राचीन भौतिक संस्कृतियों ने विकास की नई इबारत लिखी। ये एक ऐसा विश्लेषण होगा जो अतीत की गहराइयों से आज के वर्तमान को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं कहानी के पहले अध्याय यानी ऋग्वैदिक काल से, जो कि आधार है इस पूरी चर्चा का। बिल्कुल। जो शोध पत्र हमारे सामने हैं वे स्पष्ट बताते हैं कि जब आर्यों का शुरुआती समूह भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो वे मुख्य रूप से सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, यानी 7 नदियों का क्षेत्र। हाँ, अब जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि ये समाज मुख्य रूप से पशुचारण पर टिका था, मतलब ये लोग पशुपालक थे। लेकिन जो बात मुझे दस्तावेजों में सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है गायों का अत्यधिक महत्व। समाज जन में यानी कबीलों में बटा हुआ था और गायें ही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी। मतलब जिसके पास जितनी गायें वो उतना ही अमीर।
एकदम सही। स्थिति तो ये थी कि गायों के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े जाते थे। इन युद्धों को बाकायदा एक नाम दिया गया था, गविष्ठी। गविष्ठी, जिसका अर्थ ही है गायों की खोज। हाँ, और इसी दौर में परुष्णी नदी के तट पर, जिसे आज हम रावी नदी के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। इसे दशाराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है। बहुत ऐतिहासिक। दस्तावेजों के मुताबिक इसमें भारत कबीले के राजा सुदास ने अपनी कूटनीति और नेतृत्व क्षमता से 10 राजाओं के एक विशाल संघ को, एक पूरे अलायंस को हरा दिया था। और ये केवल एक साधारण युद्ध नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कबीलाई वर्चस्व की एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक से अलग अगर हम समाज की बात करें तो स्रोतों के अनुसार वो एक बहुत ही लचीला समाज था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक पशुपालक और खानाबदोश समाज की अपनी कुछ मजबूरियां होती हैं, और अक्सर वही मजबूरियां उसे समतावादी बनाती हैं। समतावादी मतलब जहां समानता हो? हाँ, उस दौर में सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए कबीले के हर एक सदस्य का योगदान जरूरी था। यही कारण है भी समाज के पितृसत्तात्मक होने के बावजूद महिलाओं को असाधारण स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये बात आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण लगती है। बिल्कुल। उस समय बाल विवाह, पर्दा प्रथा या सती प्रथा जैसी कुरीतियों का कोई अस्तित्व नहीं था। महिलाएं अपना जीवन साथी खुद चुन सकती थीं। और शायद युद्धों में भी भाग लेती थी। हाँ, ग्रंथों में एक बहुत ही शानदार उदाहरण मुदगलानी नाम की स्त्री का मिलता है। मुदगलानी। इनका उल्लेख युद्ध के मैदान में अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने और हजारों गायें जीतकर लाने के लिए किया गया है। जब कबीले को आगे बढ़ना होता है तो स्त्री और पुरुष के बीच बहुत गहरे भेदभाव की गुंजाइश बचती ही नहीं है। क्या बात है। और ये समानता केवल शारीरिक श्रम या युद्ध तक ही सीमित नहीं थी। ग्रंथों के अनुसार शैक्षणिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी महिलाओं की भागीदारी बहुत मजबूत थी, है ना? 100%। उस समय महिलाओं को शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। पुरुषों की तरह ही उनका भी उपनयन संस्कार होता था, जो कि शिक्षा शुरू करने का एक प्रतीक है। हाँ, ध्यान के मार्ग पर चलने का एक औपचारिक प्रतीक। वैदिक ऋचाओं में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और विश्ववारा जैसी कई विदुषी महिलाओं के नाम दर्ज हैं, जिन्होंने मंत्रों की रचना की। बिल्कुल। इन्होंने केवल वेदों का अध्ययन ही नहीं किया, बल्कि ऋग्वेद के कई महत्वपूर्ण मंत्रों की रचना भी की। ये उस समय की प्रगतिशील और समावेशी सोच का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। ये जान के बहुत अच्छा लगता है। और अगर हम इस समाज के धार्मिक विश्वासों की ओर देखें तो वो भी उनके प्राकृतिक परिवेश से गहराई से जुड़ा हुआ था। मतलब प्रकृति की पूजा। हाँ, उनका धर्म मुख्य रूप से भूदेववाद था, लेकिन ये देवता कोई अमूर्त आकृतियां नहीं थे। वे प्रकृति की उन शक्तियों के साक्षात रूप थे जिन पर इन खानाबदोश लोगों का जीवन निर्भर था। हवा, पानी, आग, ये सब। बिल्कुल। ऋग्वेद में जिन 33 देवताओं का उल्लेख है उन्हें 3 श्रेणियों में रखा गया था। पृथ्वी के देवता जैसे अग्नि और सोम, अंतरिक्ष के देवता जैसे इंद्र, रुद्र और वायु, और आकाश के देवता जैसे वरुण और सूर्य। तो इंद्र का महत्व इसमें सबसे ज्यादा था। हाँ, क्योंकि ये लोग पशुपालक थे और खुले आसमान के नीचे रहते थे, इसलिए युद्ध और वर्षा के देवता इंद्र का स्थान सबसे प्रमुख था। और अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ माना जाता था, जो आहुतियां देवताओं तक ले जाते थे। सही कहा। लेकिन इन सब से ऊपर एक बहुत ही गूढ़ दार्शनिक अवधारणा थी जिसे ऋत कहा गया। ऋत यानी सत्य और ब्रह्मांडीय नैतिक व्यवस्था। बिल्कुल। दस्तावेजों के अनुसार यह एक ऐसा नियम था जिसके अधीन खुद देवताओं को भी माना जाता था। मतलब कोई भी प्राकृतिक शक्ति अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी। सब कुछ एक बहुत ही सटीक संतुलन में चल रहा था। एक कॉस्मिक ऑर्डर था। यहाँ कहानी सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम 1000 से 600 ईसा पूर्व के कालखंड की तरफ बढ़ते हैं, जिसे इतिहासकार उत्तर वैदिक काल कहते हैं, वो संतुलन, वो पुराना ढांचा बिगड़ने लगता है और पूरा परिदृश्य एकदम से बदल जाता है। एक बड़ा शिफ्ट आता है। हाँ, आर्य अब सप्त सिंधु प्रदेश से आगे निकलकर पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे, खासकर उस उपजाऊ इलाके में जिसे हम गंगा यमुना दोआब कहते हैं। ये कोई सामान्य भौगोलिक विस्तार नहीं था, ये एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति का युग था। और इस क्रांति का कारण था एक धातु। बिल्कुल, लोहा। प्राचीन ग्रंथों में इसे श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। लोहे के औजारों ने उन घने जंगलों को काटना मुमकिन बना दिया जो तांबे या कांसे से संभव नहीं था। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो लोहे ने केवल पेड़ नहीं काटे, उसने पूरे समाज की जड़ें हिला दी। वो कैसे? लोहे के भारी फाल वाले हलों ने गंगा घाटी की उस सख्त
और उपजाऊ मिट्टी को चीरना शुरू कर दिया। काटक संहिता नाम के ग्रंथ में एक जगह 24 बैलों द्वारा एक साथ खींचे जाने वाले भारी हल का उल्लेख मिलता है। 24 बैल? ये तो उस दौर का सबसे बड़ा हेवी ड्यूटी ट्रैक्टर हो गया। बिल्कुल। इसका सीधा सा प्रमाण यह है कि कृषि अब केवल जरूरत भर की नहीं रही थी, बल्कि मुख्य व्यवसाय बन गई थी। बड़े पैमाने पर अधिशेष यानी सरप्लस उत्पादन होने लगा था। अब कबीलों को गायों के पीछे घूमने की जरूरत नहीं थी, वे एक जगह टिक कर रहने लगे। और इसी स्थिरता ने भूमि को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति बना दिया। हाँ, और जहां जमीन और धन आता है, वहां सत्ता का खेल शुरू हो जाता है। जो छोटे जन या कबीले थे, वे अब आपस में जुड़कर बड़े जनपद बन गए। मतलब राज्य बड़े हो गए। हाँ, और जो मुखिया पहले केवल युद्ध में नेतृत्व करता था, वो अब एक शक्तिशाली राजा बन गया। अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए राजाओं ने राजसूय और अश्वमेध जैसे विशाल और खर्चीले यज्ञ करने शुरू कर दिए। अश्वमेध यज्ञ तो काफी प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल। और कर्मकांडों की इस बाढ़ ने धर्म में पुजारियों और ब्राह्मणों के वर्चस्व को शिखर पर पहुंचा दिया, क्योंकि केवल वही इन यज्ञों को संपन्न करा सकते थे। हमारे पास जो शोध पत्र हैं, वे इस आर्थिक समृद्धि के एक दूसरे पहलू को भी सामने रखते हैं। ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि जैसे जैसे समाज कृषि पर निर्भर हुआ, समाज में गहरी खाई बनने लगी। सामाजिक विभाजन। हाँ, जो वर्ण व्यवस्था पहले लचीली थी, वह अब जन्म पर आधारित और अत्यंत कठोर हो गई। ग्रंथों के अनुसार ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने समाज पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और शूद्रों व महिलाओं को कई अधिकारों से वंचित कर दिया। ये बदलाव ऐतिहासिक स्रोतों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। बिल्कुल। उत्तर वैदिक काल के आते आते महिलाओं की स्थिति में भारी गिरावट आई। ऐत्रेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ इस मानसिकता का साक्ष्य देते हैं, जहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पुत्री दुखों का कारण है, जो कि एक बहुत ही कड़वी ऐतिहासिक सच्चाई है जिसे ये स्रोत दर्ज करते हैं। हाँ, हम केवल स्रोतों की बात कर रहे हैं। जो महिलाएं कभी ऋग्वैदिक काल में युद्ध लड़ती थीं, उन्हें उनके संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सार्वजनिक सभाओं में उनके जाने पर रोक लगा दी गई और महू विवाह का चलन भी बढ़ा। जी, ग्रंथों में मनु की 10 पत्नियों का उदाहरण मिलता है, जो इस बढ़ते चलन को स्पष्ट करता है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन था, लेकिन ग्रंथों के अध्ययन से ये भी पता चलता है कि इसी कर्मकांडीय जटिलता के बीच दार्शनिक विचारों का भी विकास हो रहा था। उपनिषदों का काल। सही कहा। जब यज्ञों में बहुत ज्यादा खर्च और दिखावा होने लगा, तो उपनिषदों के माध्यम से नए दार्शनिक विचारों का जन्म हुआ। यहीं से अद्वैतवाद का बीजारोपण हुआ। अद्वैतवाद? हाँ, जो ये मानता था कि परम सत्ता एक ही है। देवताओं के नाम भले ही अलग हों, लेकिन विराट पुरुष या विश्वकर्मा की तो संकल्पना थी, वो एक ही सर्वोच्च सत्ता की ओर इशारा करती थी। तो इन सब का असल मतलब क्या है? जब समाज का ढांचा बदल रहा हो, नई आर्थिक व्यवस्था आ रही हो और दर्शन के नए विचार पैदा हो रहे हों, तो जाहिर है कि शिक्षा प्रणाली भी इस बदलाव से अछूती नहीं रह सकती। बिल्कुल नहीं। शिक्षा तो समाज का आईना होती है। प्राचीन भारत के वैदिक शिक्षा प्रणाली पर अगर नजर डालें, तो ये पूरी तरह से गुरुकुलों पर आधारित थी। शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन अंत में अपनी क्षमता के अनुसार गुरु दक्षिणा दी जाती थी। उपनयन संस्कार के बाद शिक्षा शुरू होती थी, और चूंकि लिखने का चलन नहीं था, तो सीखने की मुख्य विधियां थीं श्रवण, मनन और निधिध्यासन। यानी सुनना, उस पर विचार करना और फिर ध्यान लगाना। विद्यार्थियों को दी जाने वाली उपाधियों का बहुत ही रोचक ब्यौरा है। श्रोताओं को याद रखने के लिए ये बहुत दिलचस्प लगेगा। हाँ, वो उपाधियां बहुत विशिष्ट थीं। जो विद्यार्थी 12 वर्ष का पाठ्यक्रम पूरा कर लेता था, उसे स्नातक कहा जाता था। 24 साल वाले को वसु, 36 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले को रुद्र और 48 वर्ष यानी चारों वेदों का अध्ययन करने वाले को आदित्य कहा जाता था। आदित्य, जो कि सर्वोच्च उपाधि थी। हाँ, लेकिन जैसा कि हमने देखा, उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केवल कुछ वर्गों तक सीमित हो गई थी। महिलाओं और शूद्रों को इससे वंचित कर दिया गया था। और यहीं पर इतिहास एक करवट लेता है। जब ब्राह्मणीय व्यवस्था ने शिक्षा के द्वार सीमित कर दिए, तब बौद्ध धर्म एक समतावादी विकल्प के रूप में उभरा। एक नया रास्ता। बिल्कुल। बौद्ध शिक्षा प्रणाली मठों और विहारों में दी जाती थी, और सबसे बड़ी बात, यह सभी के लिए खुली थी। यह शिक्षा का एक तरह से लोकतंत्रीकरण था। ग्रंथों में इन मठों में प्रवेश की जो प्रक्रिया बताई गई है, वो बहुत ही रोमांचक है। पब्बज्जा संस्कार। हाँ, पब्बाजा।
जब कोई बच्चा मठ में आता था तो उसका सिर मुंडवा दिया जाता था, वो पीले वस्त्र पहनता था और गुरु के सामने शरणत्रय का प्रण लेता था। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बिल्कुल। इसके बाद उसे 10 नियमों का पालन करना होता था, जिन्हें 10 सिक्खापदानी कहा गया। सादा भोजन, सत्य बोलना, अनुशासन, ये सब इसमें शामिल था। और जब ये शिक्षा पूरी हो जाती थी तो जो विद्यार्थी भिक्षु बनना चाहते थे उनके लिए उपसंपदा संस्कार होता था, जो कि उच्च शिक्षा के बाद होता था। हाँ, और इन शिक्षा प्रणालियों ने तक्षशिला जैसे केंद्र दुनिया को दिए, जो आयुर्विज्ञान और व्याकरण के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही मिथिला और काशी जैसे प्राचीन केंद्र जो धर्म और दर्शन के हब थे। वैश्विक शिक्षा के केंद्र। अब तक हमने राजनीति और शिक्षा की बात की, लेकिन ये सब जमीन पर कैसा दिखता था? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। हम केवल ग्रंथों पर निर्भर नहीं रह सकते। भौतिक जीवन के बारे में जानने के लिए हमें पुरातात्विक प्रमाणों की जरूरत होती है, खुदाई में मिली चीजों की। हाँ, और इसका एक बड़ा स्रोत है चित्रित धूसर मितभाण संस्कृति, PGW कल्चर। बिल्कुल, जो 1200 से 600 ईसा पूर्व के बीच का है। हस्तिनापुर, अहिछत्र और मथुरा जैसे स्थानों पर खुदाई में मिले ये बर्तन उस काल की कहानी कहते हैं। मैंने शोध पत्रों में पढ़ा कि ये बर्तन कोई आम बर्तन नहीं थे। ये तेज चाक पर बहुत अच्छी और चिकनी मिट्टी से बनते थे। इनकी तकनीक बहुत उन्नत थी। हाँ, इन्हें पकाने की तकनीक इतनी शानदार थी कि लगातार 600 डिग्री सेल्सियस पर पकाने से इनका रंग लाल की बजाय सपाट, स्लेटी या धूसर हो जाता था और इन पर काले रंग से स्वास्तिक, बिंदु और रेखाओं के ज्यामितीय डिजाइन बने होते थे। ये उस समय के कारीगरों की तकनीकी महारत को दिखाता है। लेकिन स्रोतों के अनुसार ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये बर्तन मुख्य रूप से खाने की मेज पर इस्तेमाल होने वाली थालियां या कटोरे थे। मतलब इनका इस्तेमाल हर कोई नहीं करता था? नहीं, पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि ये बर्तन मुख्य रूप से धनी और कुलीन वर्ग द्वारा उपयोग किए जाते थे। ये समाज में आ चुकी आर्थिक असमानता का एक भौतिक प्रमाण है। तो चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमने एक स्वतंत्र और प्रकृति पूजक ऋग्वैदिक समाज से लेकर लोहे और कृषि पर आधारित एक जटिल उत्तर वैदिक समाज का सफर तय किया। एक बहुत ही लंबा और गहरा सफर। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे शिक्षा प्रणालियों ने, चाहे वो वैदिक हो या बौद्ध, समाज की सोच को आकार दिया, और पुरातात्विक बर्तनों ने उस युग की तकनीकी प्रगति और सामाजिक दर्जे की गवाही दी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। सही बात है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि जब भी किसी समाज में नई तकनीक आती है, जैसे प्राचीन काल में लोहा आया या नई आर्थिक व्यवस्था आती है, तो उसका सीधा असर सामाजिक संरचना और अधिकारों पर पड़ता है। बिल्कुल, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इसी से जुड़ता है वो अंतिम विचार जो आज के इस विश्लेषण के बाद हम सबको सोचना चाहिए। अगर प्राचीन काल में लोहे की खोज और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने सामाजिक ऊंच नीच और लैंगिक भूमिकाओं को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था, तो आज के दौर में, हाँ, आज के दौर में जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक विशाल तकनीकी क्रांति के बीच खड़े हैं, तो भविष्य में ये AI हमारे सामाजिक ढांचे और मानवीय अधिकारों को किस तरह से फिर से लिखेगी? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है। क्या हम एक नए उत्तर तकनीकी युग के मुहाने पर खड़े हैं, जहां समाज के नियम फिर से तय होंगे? ये सोचने वाली बात है, और इसी सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हम आज के इस विश्लेषण में हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमा रहे हैं। हम जा रहे हैं प्राचीन भारत के उस निर्णायक काल में जिसने हमारे आज के समाज और राजनीति की नींव रखी। बिल्कुल, और ये काल है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का। हाँ, मतलब ये वो समय था जब भारत में दूसरे नगरीकरण की शुरुआत हो रही थी। छोटे छोटे जो कबीले हुआ करते थे ना, वो विशाल साम्राज्यों में बदल रहे थे। सही कहा आपने। इस विस्तृत और गहन चर्चा के लिए हमने जिन स्रोतों का अध्ययन किया है, उनमें प्राचीन इतिहास की मानक पुस्तकें शामिल हैं। साथ ही राजनीति विज्ञान की अध्ययन सामग्री और 16 महाजनपदों पर एक बहुत ही विस्तृत वीडियो ट्रांसक्रिप्ट भी है। और मगध साम्राज्य के ऐतिहासिक दस्तावेज भी तो हैं। हाँ, वो भी। और इन दस्तावेजों के साथ साथ हमने उन स्रोतों को भी खंगाला है जो बौद्ध और जैन धर्म के उदय के कारणों की बहुत गहरी व्याख्या करते हैं। तो आज की इस चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे महज एक धातु की खोज ने पूरी अर्थव्यवस्था को बदल कर रख दिया।
मतलब एक धातु ने विश्व के पहले गणतंत्र स्थापित करवा दिए। बिल्कुल। और 16 राज्यों की उस आपसी लड़ाई में मगध ही सबसे बड़ी महाशक्ति बनकर क्यों उभरा, ये भी हम समझेंगे। और ये भी कि इसी उथल-पुथल वाले काल में नई दार्शनिक विचारधाराओं ने क्यों जन्म लिया। सुनने वालों के लिए जानना वाकई बेहद रोमांचक होगा कि आधुनिक शहरों या जो टैक्स सिस्टम होते हैं और कूटनीति के बीच आज से हजारों साल पहले कैसे बोए गए थे। ये सचमुच एक ऐसा दौर था जहां हर दिशा में एक क्रांति हो रही थी। तकनीक हो या राजनीति या फिर मानव दर्शन, सब कुछ एक साथ बदल रहा था। तो चलिए इसके हर पहलू को थोड़ा खोलकर समझते हैं। अगर हम वैदिक काल को देखें तो लोग छोटे छोटे कबीलों में रहा करते थे, जिन्हें जन कहा जाता था। हाँ, जन। उनका जीवन मुख्य रूप से पशुपालन पर निर्भर था और वे बहुत ज्यादा घुमंतू किस्म के थे। फिर ये जन अचानक से बड़े राज्यों यानी जनपदों और फिर महाजनपदों में कैसे बदल गए? मैं सोच रहा था कि हमारे स्रोत इसके पीछे क्या कारण बताते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस पूरी कहानी के पीछे सबसे बड़ा कारण एक धातु थी, और वो धातु थी लोहा। लोहा मतलब लोहे ने इतना बड़ा बदलाव कर दिया? हाँ, लोहे की खोज ने असल में एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था। उत्तर वैदिक काल के अंत में जब लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोगों के हाथों में तांबे या कांसे से कहीं अधिक मजबूत हथियार आ गए। बिल्कुल। लोगों ने लोहे की कुल्हाड़ियों से गंगा की घाटी के घने और कठोर जंगलों को साफ करना शुरू किया। और इसके बाद खेती में भी तो बदलाव आया होगा। सबसे बड़ा तकनीकी बदलाव वही था, लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल। अच्छा। गंगा की घाटी के मिट्टी बहुत उपजाऊ तो थी, लेकिन वो बेहद कठोर भी थी। पुराने लकड़ी या तांबे के हलों से उस जमीन की गहरी जुताई संभव ही नहीं थी। तो लोहे के हलों ने इस कठोर जमीन को चीरकर गहरी जुताई को मुमकिन बना दिया। सही पकड़ा आपने। और गहरी जुताई का सीधा मतलब था अत्यधिक अनाज की पैदावार, जिसे हम एग्रीकल्चरल सरप्लस या कृषि अधिशेष कहते हैं। बिल्कुल वही। से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा तो समाज का एक बड़ा वर्ग खेती छोड़कर अन्य काम करने के लिए आजाद हो गया। मतलब अब हर किसी को अपना पेट पालने के लिए सिर्फ जमीन नहीं जोतनी थी। हाँ, लोग विशेष कौशल सीखने लगे। वे कुम्हार और बुनकर या फिर बढ़ई और धातु का काम करने वाले शिल्पी बनने लगे। तो समाज में एक नया वर्ग पैदा हुआ जो सिर्फ चीजें बनाता था। और जब चीजें बनेंगी तो उनका आदान प्रदान भी होगा, व्यापार बढ़ेगा। इसका मतलब है कि यहीं से व्यापार ने सच में रफ्तार पकड़ी। और जब व्यापार बड़े पैमाने पर होने लगा तो लेन देन के लिए किसी मानक चीज की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि बार्टर सिस्टम की तो अपनी सीमाएं होती हैं। इसी जरूरत ने इतिहास में पहली बार मुद्रा के चलन को जन्म दिया। हमारे स्रोतों में आहत सिक्कों या पंच मार्क कॉइन्स का जिक्र बार बार आता है। ये वही सिक्के हैं ना जो चांदी के बने होते थे? हाँ, ये ज्यादातर चांदी के बने होते थे और इन पर अलग अलग तरह के ठप्पे या पंच लगे होते थे। क्या बात है। और जब मुद्रा आ गई और व्यापारिक मार्ग बन गए तो इन्हीं व्यापारिक केंद्रों ने धीरे धीरे शहरों का रूप ले लिया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के लगभग 1000 साल बाद भारत में पहली बार बड़े शहर फिर से उभरे। बिल्कुल। राजगृह और पाटलिपुत्र या चंपा और श्रावस्ती जैसे शहर इसी दौर में स्थापित हुए। और इतिहासकार इसी घटना को द्वितीय नगरीकरण या सेकेंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये बहुत ही तार्किक लगता है ना? अनाज ज्यादा हुआ तो शिल्पकला बढ़ी और शिल्पकला से व्यापार बढ़ा, व्यापार से मुद्रा आई और अंततः शहर बस गए। एकदम सही। लेकिन मुझे राजनीति के नजरिए से ये समझना है कि इस कृषि अधिशेष ने राजाओं की ताकत को कैसे बढ़ाया। इस अनाज ने राजाओं को वो असली ताकत दी जिसे हम आज इकोनॉमिक पावर कहते हैं। ऋग्वेदिक काल में राजा को जो कर दिया जाता था उसे बलि कहते थे। बलि मतलब वो जानवरों वाली बलि नहीं? नहीं, ये एक तरह का स्वैच्छिक दान था। लोग अपनी मर्जी से राजा को सम्मान के तौर पर उपज का कुछ हिस्सा देते थे। अच्छा। लेकिन अब क्योंकि पैदावार बहुत ज्यादा थी और जमीन की कीमत बढ़ गई थी तो राजाओं ने इस कर को अनिवार्य बना दिया। मतलब अब मर्जी नहीं चलेगी? बिल्कुल नहीं। फसलों पर आमतौर पर उपज के छठे हिस्से यानी 1/6 भाग पर कर लगाया जाने लगा। तो अब ये कोई दान नहीं था बल्कि एक अनिवार्य टैक्स प्रणाली बन गई थी जिसे चुकाना ही था। और इसी नियमित टैक्स के कारण राजाओं के खजाने भरने लगे। जब खजाने भरे हों तभी एक राजा विशाल स्थायी सेना रख सकता है जो सिर्फ युद्ध लड़ने का काम करे। हाँ, और साथ ही कर वसूलने के लिए एक पूरी नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का तंत्र भी खड़ा किया गया। तो जब स्थायी सेना और मजबूत खजाना हाथ में आ गया
तो महत्वाकांक्षी राजाओं ने अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर हमले शुरू कर दिए। इसी विस्तारवाद की भूख ने छोटे जनपदों को विशाल महाजनपदों में बदल दिया। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते पूरा उत्तर भारत ऐसे ही 16 महाजनपदों में बंट गया। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजनपदों की स्पष्ट सूची मिलती है। अब यहाँ से कहानी सच में बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। वो कैसे? क्योंकि जब हम साम्राज्य या प्राचीन राज्य सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत एक राजा की तस्वीर आती है जो सिंहासन पर बैठा है, जिसके आदेश पर सब कुछ होता है। हाँ, लेकिन इन 16 महाजनपदों में से सिर्फ राजतंत्र नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे राज्य थे जो हैरान करने वाले तरीके से आज के लोकतंत्र की तरह चलते थे। ये प्राचीन भारतीय राजनीति का एक बहुत ही शानदार और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला पहलू है। बिल्कुल। पर इन अनोखे राज्यों पर बात करने से पहले इन 16 महाजनपदों की भौगोलिक विविधता को देखना भी जरूरी है। हाँ, ये सिर्फ गंगा की घाटी तक सीमित नहीं थे। सही कहा। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था अश्मक, जो गोदावरी नदी के तट पर बसा था। और सुदूर उत्तर पश्चिम में कंबोज था, जो अपने बेहतरीन नस्ल के घोड़ों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। वहीं पास में गांधार भी था, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला उस समय शिक्षा और व्यापार का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुकी थी। ये विविधता तो वाकई कमाल की है, लेकिन मैं उन लोकतांत्रिक राज्यों के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ, तो हम उनकी बात करते। मैं समझ सकता हूँ कि एक राजा का शासन कैसे काम करता है, लेकिन ये प्राचीन गणराज्य बिना किसी एक केंद्रीय सत्ता के आपस में लड़े बिना कैसे काम करते थे? ये वो एक बहुत ही वाजिब सवाल है। क्या वे सच में लोकतांत्रिक थे या सिर्फ कुछ अमीर परिवारों का गुट थे? आप गणसंघों या रिपब्लिक्स की बात कर रहे हैं। देखिए, मगध और कौशल या वत्स और अवंती जैसे राज्य पूरी तरह से राजतंत्र थे, जहां सत्ता एक वंशानुगत राजा के पास होती थी, यानी राजा का बेटा राजा। हाँ, लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे राज्य गढ़ संघ थे। अगर हम वज्जी संघ की बात करें तो वो वास्तव में 8 अलग अलग कुलों या क्लैंस का एक समूह था, जिसमें लिच्छवी और विदेह सबसे प्रमुख थे शायद, और ज्ञात्रिक भी। यहाँ सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं थी, बल्कि कुलों के प्रतिनिधियों की एक विशाल परिषद या काउंसिल के पास होती थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि फैसले वोटिंग से होते थे? काफी हद तक हाँ। महत्वपूर्ण फैसले सामूहिक चर्चा से लिए जाते थे। उनके पास बाकायदा एक सभा भवन होता था जहां प्रतिनिधि बैठते थे। ये तो बिल्कुल आज की संसद जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और अगर किसी मुद्दे पर आम सहमति नहीं बनती थी तो शलाका नाम की लकड़ी की पर्चियों के जरिए गुप्त मतदान भी होता था। लकड़ी की पर्चियों से सीक्रेट बैलेट, ये तो बहुत ही अद्भुत है। स्रोतों के अनुसार वैशाली के लिच्छवी गणराज्य को विश्व का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। भले ही आज के आधुनिक लोकतंत्र की तरह हर आम नागरिक वोट नहीं डालता था, बल्कि कुलीन परिवारों के प्रतिनिधि ही शासक चुनते थे। फिर भी उस दौर के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव था। हाँ, यहाँ शक्ति का विकेंद्रीकरण था और सामूहिक जिम्मेदारी की एक बहुत गहरी भावना थी। ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक तरफ हमारे पास राजतंत्र हैं जो अपनी सेनाएं बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये गणसंघ है जो सभाओं और मतदान से चल रहे हैं। और इन 16 महाजनपदों के बीच वर्चस्व की एक लंबी और हिंसक लड़ाई चली। इसे उस दौर का गेम ऑफ थ्रोन्स कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन इस पूरी राजनीतिक बिसात में आखिरकार केवल मगध ही क्यों जीता? वो कौन सा एक्स फैक्टर था जिसने मगध को पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सिरमौर बना दिया? मगध की सफलता किसी एक कारण से नहीं आई थी। यह भूगोल और अर्थव्यवस्था के साथ सैन्य नवाचार और बेहद महत्वाकांक्षी शासकों का तालमेल था। अगर हम भूगोल से शुरुआत करें तो मगध की पहली राजधानी राजगृह थी ना? हाँ, राजगृह 5 अलग अलग पहाड़ियों से घिरी हुई थी। इन पहाड़ियों ने उसे एक प्राकृतिक और अभेद्य किला बना दिया था। मतलब किसी भी दुश्मन के लिए पहाड़ियों को पार करके उस पर सीधा हमला करना लगभग असंभव था। बिल्कुल। और जब उन्होंने अपनी राजधानी बदली तो उनकी दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र का भूगोल भी कुछ कम रणनीतिक नहीं था। पाटलिपुत्र का चुनाव तो और भी ज्यादा कूटनीतिक लगता है मुझे। हाँ, क्योंकि वह गंगा और गंडक और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। नदियां उसके लिए एक जलदुर्ग या वाटरफोर्ट का काम करती थीं। कोई भी सेना आसानी से नदी पार करके अचानक हमला नहीं कर सकती थी। और सबसे बड़ा फायदा ये था कि नदियों के कारण यातायात और पूरे उत्तर भारत के साथ व्यापार बहुत तेज और आसान हो गया था। तो भूगोल तो उनके पक्ष में था ही, लेकिन मगध की आर्थिक और सैन्य ताकत भी बेजोड़ थी। हमारे स्रोतों में इस बात का साफ जिक्र है कि मगध के पास लोहे की बेहतरीन खदानें थीं। जो इलाका आज का झारखंड और दक्षिणी बिहार है,
वहां की खदानें सीधे मगध के नियंत्रण में थीं। इन लोहे की खदानों पर एकाधिकार होने का सीधा मतलब था कि मगध की सेना के पास सबसे उन्नत और मजबूत हथियार थे। उनके तीर और उनकी तलवारें बाकी राज्यों से कहीं बेहतर थीं। और सैन्य ताकत के मामले में मगध ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने युद्ध के तौर तरीके ही बदल दिए। आप हाथियों की बात कर रही हैं ना? हाँ, उन्होंने इतिहास में पहली बार बड़े पैमाने पर युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। हाथियों का तो उस दौर के टैंक कहा जा सकता है। ये तुलना बहुत सटीक है। पूर्वी भारत के जंगलों में हाथी प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। मगध के शासकों ने इन्हें पकड़ा और युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इन हाथियों की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि दलदली इलाकों और घने जंगलों में जहां घोड़ों के पैर फंस जाते थे, वहां ये आसानी से चल सकते थे, बिना रुके आगे बढ़ सकते थे। वे दुश्मन की पैदल सेना की पंक्तियों को बुरी तरह रौंद देते थे और किलों के बड़े बड़े दरवाजे तोड़ने में उनका कोई सानी नहीं था। लेकिन एक बात है, बेहतरीन हथियार और हाथी तब तक किसी काम के नहीं होते जब तक उन्हें इस्तेमाल करने वाला दिमाग चतुर ना हो। बिल्कुल सही। मगध के शासकों की कूटनीति भी बहुत आक्रामक और सोची समझी थी। हर्यंक वंश के बिंबिसार का उदाहरण ही ले लीजिए। बिंबिसार एक बहुत ही दूरदर्शी राजनेता थे। उन्होंने समझ लिया था कि साम्राज्य बढ़ाने के लिए हर बार खून बहाना जरूरी नहीं है। उन्होंने वैवाहिक कूटनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हाँ, उन्होंने कौशल राज्य की राजकुमारी से और वैशाली के लिच्छवियों की राजकुमारी से और मद्र देश की राजकुमारी से शादियां की। इन शादियों से उन्हें सिर्फ राजनीतिक समर्थन ही नहीं मिला, बल्कि दहेज में काशी जैसा अत्यधिक समृद्ध और व्यापारिक क्षेत्र भी मिल गया। उनके रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि कोई भी पड़ोसी राज्य उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। बिंबिसार ने तो रिश्ते बनाए, लेकिन उनका बेटा अजातशत्रु तो बिल्कुल ही अलग मानसिकता का व्यक्ति था। अजातशत्रु अत्यधिक महत्वाकांक्षी और क्रूर था। उसे सत्ता की इतनी भूख थी कि उसने अपने ही पिता बिंबिसार को जेल में डाल दिया और अंततः उनकी हत्या कर दी। उसने सत्ता के लिए जो किया वो काफी खौफनाक था। अजातशत्रु ने कूटनीति की जगह सीधे युद्ध और विस्तारवाद के आक्रामक नीति अपनाई। मुझे स्रोतों में अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच हुए युद्ध का विवरण सबसे ज्यादा हैरान करने वाला लगा। वज्जी संघ को हराने में अजातशत्रु को 16 साल लग गए। और इसके लिए उसने जो जासूसी और कूटनीति का सहारा लिया, वो किसी आधुनिक सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। यह प्राचीन भारत के सबसे बेहतरीन जासूसी अभियानों में से एक है। अजातशत्रु अच्छी तरह जानता था कि वज्जी संघ को सीधे युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन है, क्योंकि उनके 8 टुल पूरी तरह एकजुट थे। इसलिए उसने अपने एक बेहद चतुर मंत्री वस्कार का इस्तेमाल किया। वस्कार ने एक नाटक रचाना। हाँ, उसने खुद को अजातशत्रु द्वारा निर्वासित किए गए एक पीड़ित मंत्री के रूप में वैशाली में पेश किया। लिच्छवियों ने उस पर भरोसा कर लिया। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वस्कार ने सालों तक वहां रहकर अंदर ही अंदर कुलों के बीच अफवाहें फैलाई और उनके बीच शक पैदा किया, उन्हें आपस में लड़ा दिया। और जब वे अंदर से पूरी तरह खोखले और कमजोर हो गए, तब अजातशत्रु ने सही मौके पर हमला कर दिया। और उस हमले में अजातशत्रु ने 2 बिल्कुल नए और उस दौर के हिसाब से महाविनाशकाली हथियारों का इस्तेमाल किया था। उन हथियारों ने वज्जी संघ के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। पहला हथियार था रथ मूसल। ये एक ऐसा रथ था जिसमें आगे की तरफ भारी गदा या मूसल लगा होता था, और संभवतः ये बिना घोड़ों के किसी यांत्रिक तरीके से चलता था या इसे सुरक्षित तरीके से धकेला जाता था। यह दुश्मन की भीड़ में घुसकर उन्हें बेरहमी से कुचलता हुआ निकल जाता था। और दूसरा था महाशिला कंटक, जो एक तरह की प्राचीन कैटापोल्ट या पत्थर फेंकने वाली भारी मशीन थी, जिससे बड़े बड़े पत्थर और ज्वलनशील पदार्थ दूर से ही दुश्मनों पर दागे जाते थे। इन्हीं निर्मम रणनीतियों के कारण अजातशत्रु ने शक्तिशाली वज्जी संघ को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद शिशुनाग वंश आया, जिसने अवंती की शक्ति को तोड़ा। लेकिन मगध को एक सच्चे अर्थों में विशाल साम्राज्य बनाने का श्रेय जाता है नंद वंश को। महापद्मनंद, जिन्हें कई इतिहासकार भारत का पहला साम्राज्य निर्माता मानते हैं, उन्होंने एक के बाद एक कई क्षत्रिय राजवंशों का समूल नाश किया। उन्होंने एक ऐसी विशाल और पेशेवर सेना खड़ी की जिसकी कल्पना भी उस समय किसी ने नहीं की थी। उनके उत्तराधिकारी धनानंद के पास तो इतनी विशाल सेना थी कि उसके खौफ ने दुनिया के इतिहास का रुख ही बदल कर रख दिया। इतिहास के उस रुख और विदेशी आक्रमणों पर हम थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा और बहुत ही गहरा पहलू भी है। आप धर्म और दर्शन की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है कि जब राजा सत्ता के लिए युद्ध लड़ रहे थे और नए शहर बस रहे थे, ठीक उसी समय समाज के भीतर एक बहुत गहरी उथल-पुथल मची हुई थी।
एक तरफ खून खराबा था तो दूसरी तरफ शांति की तलाश। इसी दौर ने भारत को दो नए और महान दर्शन दिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये दार्शनिक क्रांति अचानक नहीं हुई थी, ये उस समय के सामाजिक और आर्थिक हालातों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। नगरीकरण और बढ़ते व्यापार ने वैश्य वर्ग को जन्म दिया था। ये व्यापारी आर्थिक रूप से तो बहुत ज्यादा समृद्ध हो गए थे, लेकिन वैदिक वर्ण व्यवस्था में उन्हें वो सामाजिक सम्मान नहीं मिल रहा था जो जन्म के आधार पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों को प्राप्त था। उनमें इस असमानता को लेकर गहरी बेचैनी थी। इसके साथ ही वैदिक कर्मकांड भी तो बहुत जटिल और बेहद महंगे हो गए थे। एक आम इंसान के लिए उन अनुष्ठानों को करना मुश्किल होता जा रहा था। यही नहीं, वैदिक यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी। अब आप इसे आर्थिक नजरिए से देखिए। नई कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लोहे के हलों पर टिकी थी और उन हलों को खींचने के लिए बैल और अन्य पशुओं की सख्त जरूरत थी। पशु बलि के कारण कृषि अर्थव्यवस्था को सीधा नुकसान हो रहा था। समाज का एक बड़ा वर्ग इस पूरी व्यवस्था से असंतुष्ट था। इसी असंतोष और ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरोध ने श्रमण परंपराओं को जन्म दिया। बौद्ध और जैन धर्म इसी वैचारिक क्रांति का सबसे प्रखर रूप थे। गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म बहुत तेजी से आम लोगों के बीच फैला। उनकी शिक्षाओं का मूल बहुत ही तार्किक था। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य दिए। उन्होंने कोई जादुई बात नहीं की, बल्कि एक डॉक्टर की तरह समस्या को पहचाना। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख है, इस दुख का एक ठोस कारण है जो कि हमारी इच्छाएं हैं। इस दुख को खत्म किया जा सकता है और इसे खत्म करने का एक व्यवहारिक मार्ग है, और वो व्यवहारिक मार्ग था अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने चरम सीमाओं को नकार दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग की वकालत की। उनका कहना था कि न तो अत्यधिक विलासिता में डूबकर जीवन जीना चाहिए और न ही अपने शरीर को अत्यधिक कठोर तपस्या से इतना कष्ट देना चाहिए कि जीवन ही मुश्किल हो जाए। बीच का संतुलन खोजना जरूरी है। ये बात एक आम व्यापारी या किसान को बहुत आसानी से समझ आ गई। और ये जो त्रिपिटक की बात अक्सर होती है, ये असल में उन भिक्षुओं के लिए एक तरह का प्राचीन संविधान था। बुद्ध के बाद उनके ज्ञान को सिर्फ मौखिक रूप से बिखरने नहीं दिया गया, बल्कि उसे 3 अलग-अलग पिटारियों या वर्गों में व्यवस्थित किया गया। विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए अनुशासन के नियम थे। सुत्त पिटक में बुद्ध के मुख्य उपदेश थे। और अभिधम्म पिटक में दर्शन और मनोविज्ञान की गहरी बातें थीं। ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित तरीका था जिसने इस धर्म को सदियों तक जीवित रखा। और बाद में इसे हीनयान, महायान और वज्रयान जैसी शाखाओं में विकसित होने का आधार दिया। दूसरी तरफ जैन धर्म के सिद्धांत भी इसी काल में अपने चरम पर पहुंचे। अक्सर लोग सिर्फ वर्धमान महावीर का नाम जानते हैं, लेकिन जैन दर्शन में 24 तीर्थंकरों की एक बहुत लंबी और प्राचीन परंपरा है, जिसकी शुरुआत ऋषभदेव से हुई थी। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे और उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को एक बहुत ही स्पष्ट और कठोर रूप दिया। उन्होंने जीवन के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए त्रिरत्न यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का मार्ग सुझाया। लेकिन जैन धर्म की सबसे बड़ी पहचान बने उनके 5 महाव्रत: अहिंसा और सत्य और अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा न करना, और ब्रह्मचर्य। जैन धर्म ने अहिंसा को एक बिल्कुल नए और चरम स्तर पर पहुंचा दिया। जैन दर्शन का एक सिद्धांत मुझे आज के इस बटे हुए समाज में बहुत ही आधुनिक और प्रासंगिक लगा। हाँ। और वो है स्यादवाद या अनेकांतवाद। ये वाकई मानव चिंतन की एक बहुत बड़ी छलांग थी। स्यादवाद बताता है कि हर सत्य सापेक्ष या रिलेटिव होता है और वो बहुआयामी होता है। किसी भी एक चीज या विचार को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। कोई भी एक नजरिया अपने आप में अंतिम और पूर्ण सत्य नहीं होता। किसी दूसरे के विचार को पूरी तरह से नकार देना गलत है। ये सिद्धांत एक बहुत ही सहिष्णु समाज की नींव रखता है, जहां अलग अलग विचार एक साथ रह सकते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कड़ी जुड़ती है। जी, बताइए। ये समझना मुश्किल नहीं है कि कैसे शहरों के विकास और विशेषकर व्यापारिक वर्ग ने इन नए धर्मों को हाथों हाथ लिया। व्यापारियों के लिए ये बहुत ही व्यावहारिक विकल्प था। व्यापार के फलने फूलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है शांति की। और बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों ही शांति और अहिंसा की बात करते थे। दूसरा बड़ा कारण ये था कि इन धर्मों ने जन्म के आधार पर होने वाले जाति पाति के भेदभाव को पूरी तरह नकार दिया।
इससे समाज के उस वर्ग को भी इनमें सम्मान मिला जो अपनी मेहनत से अमीर तो बन गया था, लेकिन जिसे समाज में इज्जत नहीं मिलती थी। जब भारत के मध्य और पूर्वी भाग में ये सब हो रहा था, जहां एक तरफ मगध एक क्रूर साम्राज्य बन रहा था और दूसरी तरफ नए धर्म जन्म ले रहे थे, तब उत्तर पश्चिम सीमांत पर एक अलग ही कहानी चल रही थी। वहां विदेशी ताकतें नजर गड़ाए हुए थीं। भारत का उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जो आज का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका है, वो राजनीतिक रूप से कई छोटे छोटे राज्यों और कबीलों में बटा हुआ था। वहां मगध जैसी कोई एक विशाल केंद्रीय सत्ता नहीं थी जो सबको एक साथ ला सके। इसी राजनीतिक शून्यता का फायदा उठाकर ईरान के हखामनी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम ने 518 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया। मैं सोच रहा था, इस ईरानी आक्रमण का भारत पर क्या दीर्घकालिक असर हुआ? क्या ये सिर्फ लूटपाट तक सीमित था? ये सिर्फ सैन्य आक्रमण नहीं था। इसका सबसे गहरा असर अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर पड़ा। भारत और ईरान के बीच नए व्यापारिक मार्ग खुल गए। जब दो सभ्यताएं मिलती हैं तो विचारों का भी लेन देन होता है। ईरानी लिपिकों के साथ भारत में एक नई लिपि का आगमन हुआ, जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता है। अरबी की तरह यह भी दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। बाद में जब हम सम्राट अशोक के उत्तर पश्चिमी शिलालेखों को देखते हैं तो उनमें इसी लिपि का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ईरानियों के बाद जो भूचाल आया, उसने तो दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाला मैसेडोनिया का सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत की दहलीज पर आ धमका। सिकंदर ने उस विशाल ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया था और अब उसकी नजर भारत की असीम दौलत पर थी। जब वो भारत पहुंचा तो तक्षशिला के शासक ने बिना लड़े ही घुटने टेक दिए। लेकिन जब वो झेलम नदी के तट पर पहुंचा, जिसे यूनानी हाइडिस्पेस कहते थे, तो उसका सामना राजा पोरस से हुआ। पोरस का राज्य छोटा था, लेकिन उन्होंने सिकंदर की उस अपराजय सेना का जिस बहादुरी से सामना किया, वो इतिहास में अमर है। हालांकि पोरस हार गए, लेकिन सिकंदर उनकी वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पोरस का पूरा राज्य उन्हें ससम्मान लौटा दिया। और यहीं से कहानी में वो ऐतिहासिक मोड़ आता है। पोरस को हराने के बाद सिकंदर की सेना आगे बढ़ी और ब्यास नदी के तट पर पहुंच गए। सिकंदर की नजर अब गंगा की घाटी पर थी। लेकिन फिर अचानक उस सेना ने, जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को खाक में मिला दिया था, आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसकी असली वजह क्या थी? क्या वे सिर्फ घर की याद से परेशान थे? घर से दूर होने की थकान एक कारण जरूर थी, लेकिन असली वजह था वो खौफनाक सच जो ब्यास नदी के उस पार उनका इंतजार कर रहा था। यूनानी सैनिकों ने मगध के विशाल नंद साम्राज्य की खौफनाक कहानियां सुन ली थी। उस समय मगध की गद्दी पर धनानंद बैठा था। यूनानी इतिहासकारों ने खुद अपने दस्तावेजों में लिखा है कि धनानंद के पास 2 लाख पैदल सैनिक और 20,000 घुड़सवार थे, और 2,000 रथ, और सबसे ज्यादा डराने वाली चीज 3,000 प्रशिक्षित युद्ध हाथियों की एक विशालकाय सेना। यूनानी सैनिकों ने झेलम के युद्ध में पहली बार पोरस के कुछ दर्जन हाथियों का सामना किया था, और उसी अनुभव ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब यह कल्पना करना ही उनके लिए भयानक था कि सामने 3,000 हाथी दीवार बनकर खड़े होंगे। उनकी हिम्मत पूरी तरह जवाब दे चुकी थी। सिकंदर बहुत चाहता था कि वो आगे बढ़े और पूरे भारत को फतह करे, लेकिन वो अपनी ही सेना से हार गया। सामने एक ऐसी सेना थी जो उन्हें सचमुच पैरों तले रौंद सकती थी। आखिरकार महान सिकंदर को वहीं से, ब्यास नदी के तट से, अपना विश्व विजय का सपना छोड़कर वापस लौटना पड़ा। ये पूरे इतिहास का एक बहुत ही शानदार अध्याय है। तो आज की इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे लोहे की एक साधारण सी खोज ने एक ऐसा आर्थिक चक्र शुरू किया जिसने खेती को मजबूत किया और व्यापार बढ़ाया और अंततः बड़े शहरों और महाजनपदों को जन्म दिया। हमने ये समझा कि मगध सिर्फ अपनी किस्मत से नहीं बल्कि अपनी बेहतरीन भौगोलिक स्थिति और लोहे की खादानों के दम पर जीता, और साथ ही हाथियों की सेना और कभी वैवाहिक तो कभी बेहद क्रूर जासूसी कूटनीति के दम पर पूरे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित कर पाया। इसके साथ ही हमने ये भी गहराई से देखा कि इस द्वितीय नगरीकरण की उथल-पुथल ने केवल अर्थव्यवस्था और राजनीति को नहीं बदला, बल्कि दुनिया को बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए तार्किक और समानता पर आधारित जीवन दर्शन दिए। प्राचीन भारत के वज्जी
और मल्ल जैसे गणसंघों ने यह भी साबित किया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोकतांत्रिक मूल्य कोई आज की आधुनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि यह भारत के प्राचीन राजनीतिक ढांचे का ही एक जीवंत हिस्सा रहे हैं। ये पूरा इतिहास सिर्फ कुछ राजा महाराजाओं के युद्ध और संधियों की मृत कहानियां नहीं है। ये समझने का एक बहुत ही स्पष्ट जरिया है कि कैसे अर्थव्यवस्था का एक छोटा सा बदलाव और नई तकनीक मिलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल देते हैं। ये सच है कि जो काम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोहे और कृषि अधिशेष ने किया था, शायद वही काम आज की सदी में डेटा और इंटरनेट कर रहे हैं। बिल्कुल, मानव सभ्यता का विकास इसी तरह काम करता है। इतिहास हमेशा खुद को अलग अलग रूपों में दोहराता है, बस उसके उपकरण और तकनीकें बदल जाती हैं। अंत में जाते जाते एक बहुत ही गहरा और विचार उत्तेजक सवाल जहन में आता है। वो क्या? जरा कल्पना कीजिए, अगर सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के तट पर विद्रोह नहीं किया होता और वो सीधे आगे बढ़कर मगध की उस 2 लाख की विशालकाय सेना से टकरा जाती, तो इतिहास के पन्ने क्या कह रहे होते? क्या युद्ध और सफर से थके हुए यूनानी सैनिक मगध की उस दीवार को भेद पाते, या मगध के हाथियों के पैरों तले हमेशा के लिए कुचले जाते? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि अगर सिकंदर और धनानंद के बीच वो महायुद्ध हो जाता, तो क्या तब भी चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु चाणक्य को नंदवंश को उखाड़ फेंकने का वो ऐतिहासिक मौका मिल पाता? क्या बिना उस यूनानी खतरे के भारत कभी एक अखंड मौर्य साम्राज्य के रूप में एकजुट हो पाता? ये वाकई एक ऐसा विचार है जो इतिहास की पूरी धारा को ही पलट कर रख देता है और किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। आज के इस गहन विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक बहुत ही गहरे सफर पर निकलने वाले हैं। हमारे सामने इतिहास, दर्शन शास्त्र और प्राचीन साहित्य से जुड़े शोध का एक बहुत बड़ा अंबार है, और इसे खंगालना बहुत रोमांचक होने वाला है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। हमें समय में पीछे जाना है, लगभग 2500 साल पीछे, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत में। ये वो दौर था जब 2 महान श्रमण परंपराएं, मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म, एक वैचारिक क्रांति के रूप में उभर रही थी। हाँ, और हमारा उद्देश्य सिर्फ इनके धार्मिक स्वरूप को जानना नहीं है। हमें ये समझना है कि इन विचारों ने उस समय के समाज को और सोचने के तरीके को कैसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही कहा। तो इस वैचारिक क्रांति को समझने के लिए पहले हमें उस दौर को समझना होगा। देखिए, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो समय था ना, वो कोई साधारण समय नहीं था। भारतीय उपमहाद्वीप में महाजनपदों का उदय हो रहा था, मतलब बड़े और शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य बन रहे थे। हाँ, तेजी से शहरीकरण भी हो रहा था। बिल्कुल, व्यापार बढ़ रहा था और पूरे समाज में एक तरह की बेचैनी थी। उस समय तक वैदिक कर्मकांड और जो यज्ञ वगैरह होते थे, उनकी जटिलता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि वे आम इंसान की पहुंच से एकदम बाहर हो गए थे। मतलब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा था। एकदम सही। ऐसे में इन जटिलताओं और जन्म पर आधारित जो कठोर जाति व्यवस्था थी, उसके खिलाफ एक नई उम्मीद बनकर ये दोनों श्रमण दर्शन सामने आए, और दोनों ने ही बहुत जोर देकर समानता और अहिंसा की बात की। सोचिए जरा, एक ऐसे समाज की कल्पना कीजिए जहां आपके जन्म से ही आपका पूरा भविष्य तय हो जाता हो। वहां अचानक कोई आकर कहे कि आपकी कीमत आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके कर्मों से तय होगी। ये उस समय किसी धमाके से कम नहीं था। बिल्कुल। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। हम शिक्षा, महिलाओं की स्थिति और साहित्य पर बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं उस एक शब्द से जो शायद इन दोनों दर्शनों का सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है, निर्वाण या मोक्ष। ये बहुत ही गहरा विषय है ना? हम अक्सर इन शब्दों का बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन शोध सामग्री बताती है कि इनका असली अर्थ कुछ और ही है। संस्कृत और पाली में अगर हम निर्वाण शब्द की बनावट को देखें तो ये निह और वाण से मिलकर बना है, जिसका सीधा सा मतलब होता है बुझा हुआ। जैसे हवा के झोंके से किसी दीपक का बुझ जाना। एकदम वही। और इस बुझने की दार्शनिक गहराई सच में अद्भुत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि निर्वाण का मतलब है मरने के बाद किसी बहुत ही सुंदर जगह या स्वर्ग में चले जाना। हाँ, ज्यादातर लोग यही मानते हैं। लेकिन बौद्ध दर्शन इसे पूरी तरह से नकारता है। ये कोई भौतिक स्थान है ही नहीं, ये तो एक मानसिक स्थिति है। ये उस अग्नि के बुझ जाने की स्थिति है जो हमारे भीतर लगातार जल रही है। मतलब लालच की आग। लालच की आग, घृणा की आग और सबसे बढ़कर अविद्या यानी भ्रम की आग। जब हम धम्मपद जैसे प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण को परम आनंद कहा है। परम आनंद। हाँ, ये वो शांति है जो तब मिलती है जब इंसान हर तरह की इच्छाओं और अज्ञानता से मुक्त हो जाता है। और एक बार ये आग बुझ गई
तो व्यक्ति जन्म और मरण के इस दुखदाई चक्र से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। अगर इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये कुछ वैसा ही है जैसे आपके दिमाग के ब्राउजर में हजारों टैब्स खुले हुए हैं, चिंताएं, इच्छाएं, क्रोध, और अचानक कोई उन सारे टैब्स को बंद कर दे। जो एक परम सन्नाटा और शांति छाएगी, वही निर्वाण है। क्या बात है। और जैन धर्म में भी मोक्ष का विचार इतना ही गहरा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक प्रासंगिक है वो ये है कि जैन दर्शन इस मुक्ति को कर्म के सिद्धांत के साथ बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से जोड़ता है। वो कैसे? जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ है आत्मा पर चिपके हुए कर्म के बंधनों को पूरी तरह से धो डालना या खोल देना। जब एक व्यक्ति, जिसे जैन धर्म में अरिहंत कहा गया है, अपने सभी कर्मों को नष्ट कर देता है और शरीर का त्याग करता है, तो वह सिद्ध बन जाता है। सिद्ध का मतलब एक मुक्त आत्मा। हाँ, एक पूरी तरह से मुक्त आत्मा। और इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इस मुक्त आत्मा के पास केवल ज्ञान आ जाता है। केवल ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, जहां ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य उससे छिपा नहीं रहता। अनंत ज्ञान, ये विचार ही अपने आप में कितना विशाल है। और जो बात मुझे इन स्तोत्रों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो ये है कि इतनी गहरी दार्शनिकता के बावजूद दोनों ही धर्म किसी सृष्टिकर्ता या क्रिएटर गॉड को नहीं मानते। बिल्कुल नहीं मानते। मतलब कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो ऊपर बैठकर इस दुनिया को बना रहा है या हमारा भाग्य लिख रहा है। ये उस समय के हिसाब से एक बेहद साहसिक विचार था। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि आपका उद्धार किसी ईश्वरीय कृपा का मोहताज नहीं है, ये पूरी तरह से आपके अपने हाथों में है। व्यक्ति के अपने कर्मों पर निर्भर है। हाँ, आपका अपना आचरण ही आपकी नियति तय करेगा। ये विचार इंसान को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब आप ये मानते हैं कि आपका विकास आपके अपने हाथ में है, तो शिक्षा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इन धर्मों ने सिर्फ दार्शनिक बातें नहीं की, उन्होंने शिक्षा की एक ऐसी नींव रखी जो आज की आधुनिक शिक्षा प्रणाली जैसी लगती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली, जिसे महाविहार प्रणाली कहा जाता था, उस दौर के हिसाब से बहुत ही क्रांतिकारी थी। ये सभी जातियों के लिए खुली थी ना? हाँ, सबसे बड़ी बात यही थी कि ये लोकतांत्रिक थी। दस्तावेज हमें बताते हैं कि इस शिक्षा को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बांटा गया था। शुरुआत होती थी 6 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा से, जहां बच्चों को सिद्धिरस्तु पढ़ाई जाती थी। बिल्कुल, सिद्धिरस्तु नाम की एक बाल पोथी। इसमें पाली भाषा के 49 वर्ण सिखाए जाते थे। जब बच्चा ये पूरी कर लेता तो 12 साल की उच्च शिक्षा शुरू होती थी। और विषय भी बहुत अलग थे। सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र जैसी वैज्ञानिक विषय पढ़ाए जाते थे। और जो लोग दुनियादारी छोड़कर संन्यास लेना चाहते थे, उनके लिए अंत में 8 वर्ष की एक बहुत ही कड़ी भिक्षु शिक्षा होती थी। पढ़ाने के तरीके तो और भी हैरान करने वाले हैं। आज के ज़माने में हम प्रोजेक्ट मेथड या इंडक्टिव लर्निंग की बातें करते हैं, लेकिन ये तरीके वे लोग 2500 साल पहले इस्तेमाल कर रहे थे। मौखिक शिक्षा के साथ साथ। हाँ, रिसर्च बताती है कि वे आगमनात्मक या इंडक्टिव विधि का प्रयोग करते थे। मतलब छात्रों को सिर्फ नियम रटाए नहीं जाते थे, उन्हें उदाहरण दिए जाते थे और उनसे कहा जाता था कि वे खुद तर्क लगाकर निष्कर्ष तक पहुंचे। और उनकी निगरानी विधि भी बहुत कमाल की थी, जहां वरिष्ठ छात्र अपने से छोटे छात्रों को पढ़ाते थे। दूसरी ओर अगर हम जैन शिक्षा प्रणाली को देखें तो उसका स्वरूप थोड़ा अलग था। हाँ, वो प्राचीन गुरुकुल प्रणाली पर अधिक आधारित थी। जैन शिक्षा में 2 बातों पर सबसे ज्यादा जोर था। पहला अहिंसा और दूसरा अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यानी विभिन्न दृष्टिकोणों का समावेश। ये मानना कि सत्य को देखने के कई तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल। दार्शनिक रूप से जैन शिक्षा ज्ञान को 5 स्तरों में बांटती है। पहला मति ज्ञान, जो हम इंद्रियों से सीखते हैं। दूसरा श्रुति ज्ञान, जो सुनकर प्राप्त होता है। तीसरा अवधि ज्ञान, जिसे दूरदृष्टि कह सकते हैं। चौथा मनः पर्याय ज्ञान, यानी दूसरों के मन को समझना। और 5वां सर्वोच्च ज्ञान, यानी केवल ज्ञान। इन दोनों प्रणालियों की तुलना करते हुए दस्तावेजों में एक बहुत ही रोचक और बारीक तथ्य दर्ज है, शुरुआती अभ्यास के लिए इस्तेमाल होने वाली पट्टिका को लेकर। हाँ, वो बहुत दिलचस्प है। जैन शिक्षा में बच्चे लकड़ी की साधारण पट्टिका पर लिखते थे, जो किसी भी आम परिवार के लिए सुलभ थी। लेकिन बौद्ध शिक्षा के कुछ शुरुआती संदर्भों में अभ्यास के लिए चंदन की पट्टिका का उल्लेख मिलता है। और चंदन महंगा होता था। बिल्कुल, जो गरीब छात्रों के लिए थोड़ी मुश्किल पैदा करता था। ये दिखाता है कि जमीनी स्तर पर आर्थिक सच्चाइयां हमेशा अपना प्रभाव डालती हैं। सही बात है।
अब समाज की असलियत की बात करें तो एक और विषय है, उस दौर में महिलाओं की स्थिति। पितृसत्तात्मक समाज में इन धर्मों द्वारा लाए गए बदलाव बहुत क्रांतिकारी थे। बहुत बड़ा कदम था वो। कोसल के राजा प्रसेनजीत और बुद्ध के बीच का संवाद मुझे बहुत पसंद है। जब राजा को बेटी के जन्म की खबर मिली तो वे दुखी हो गए। तब बुद्ध ने उनसे कहा था कि एक पुत्री भी पुत्र से श्रेष्ठ और गुणवान हो सकती है। और ये सिर्फ उपदेश नहीं था। बौद्ध धर्म ने महिलाओं को संघ में शामिल करके, जिन्हें भिक्खुनियां कहा जाता था, एक वास्तविक मंच दिया। धम्मदिन्ना, बुद्ध की पत्नी यशोधरा और खेमा का उदाहरण ही ले लीजिए। खेमा के ज्ञान से तो राजा प्रसेनजीत इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने उन्हें प्रणाम किया था। एक राजा का एक महिला सन्यासी के सामने झुकना, ये बहुत बड़ी बात थी। और महिलाओं द्वारा रचित थेरी गाथा साहित्य की महत्ता को हम कैसे भूल सकते हैं। ये उनके आध्यात्मिक योगदान का जीता जागता प्रमाण है। लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो स्रोतों में कुछ अंतर्विरोध भी हैं। विनय पेटक बताता है कि बुद्ध शुरुआत में महिलाओं को संघ में शामिल करने के पक्ष में नहीं थे। ये सच है। महाप्रजापति गौतमी और आनंद के बहुत आग्रह के बाद ही वे माने थे। लेकिन उन्होंने गरुड़ धम्म नाम के 8 कठोर नियम लागू कर दिए। जैसे वो नियम कि एक 100 साल पुरानी भिक्खुनी को भी एक नए पुरुष भिक्षु को प्रणाम करना अनिवार्य था। हाँ, और बुद्ध की वो भविष्यवाणी भी स्रोतों में है कि महिलाओं के प्रवेश से संघ का पतन 1000 वर्ष की बजाय 500 वर्ष में हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक अंतर्विरोध है जिसे समझना जरूरी है। और जैन धर्म में महिलाओं की क्या स्थिति थी? भगवान महावीर ने 4 संघ स्थापित किए थे: श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। चंदाना बाला का उदाहरण बहुत प्रमुख है, जिन्होंने महिलाओं के संघ का नेतृत्व किया। लेकिन जैन धर्म के 2 संप्रदायों दिगंबर और श्वेतांबर के बीच महिलाओं के मोक्ष को लेकर एक बड़ा दार्शनिक विवाद भी तो था। हाँ, श्वेतांबर मानते थे कि महिलाएं उसी जीवन में मोक्ष पा सकती हैं। लेकिन दिगंबर संप्रदाय, जो पूर्ण नग्नता को आवश्यक मानता था, उनका तर्क था कि जैविक भिन्नता के कारण महिलाओं के लिए ये संभव नहीं है। तो उनका मानना था कि मोक्ष के लिए महिला को अगले जन्म में पुरुष के रूप में जन्म लेना होगा। यदि हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो हमें इन ऐतिहासिक तथ्यों का मूल्यांकन आज के नजरिए से करने से बचना चाहिए। उस काल के हिसाब से महिलाओं को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रगतिशील कदम था। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अब जरा सोचिए, इस अतुलनीय ज्ञान को सदियों तक कैसे सहेजा गया? साहित्य के माध्यम से। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की बात करें, जिसका मतलब है 3 टोकरियां। इसमें विनय पिटक है, सुत्त पिटक है जिसमें 10,000 से अधिक सूत्र हैं, और अभिधम्म पिटक है। और पाली भाषा के गैर विहित ग्रंथ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मिलिंदपना। बैक्ट्रिया के इंडो यूनानी राजा मिनांदर और बौद्ध ऋषि नागसेन के बीच का वो अद्भुत संवाद। जातक कथाएं भी हैं जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। और श्रीलंका के ऐतिहासिक ग्रंथ दीपवंश और महावंश। जैन साहित्य की समृद्धि भी कम नहीं है। महावीर के जो प्रत्यक्ष शिष्य थे, जिन्हें गणधर कहा जाता था और जिन्हें कैवल्य प्राप्त था, उन्होंने उपदेशों को आगम साहित्य में संकलित किया। 12 अंग। बिल्कुल। और उमा स्वामी द्वारा संस्कृत में रचित तत्वार्थ सूत्र का जिक्र बहुत जरूरी है। इसका सूत्र परस्परोपग्रहो जीवाणम जैन धर्म का आदर्श वाक्य है। और ये साहित्य कई भाषाओं में रचा गया। प्राकृत, अर्धमागधी और यहाँ तक कि दक्षिण भारत में संगम काल के दौरान तमिल भाषा में भी जैन भिक्षुओं ने बेहतरीन रचनाएं की। तो इस सबका हमारे लिए क्या अर्थ है? आज हमने देखा कि कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के इन 2 आंदोलनों ने जाति और लिंग के कड़े नियमों को चुनौती दी, शिक्षा के व्यवस्थित मॉडल दिए और निर्वाण या मोक्ष के रूप में मानसिक शांति के गहरे सिद्धांत स्थापित किए। आज के सूचना विस्फोट या इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जैन दर्शन का अनेकांतवाद हमें वैचारिक कट्टरता से बचा सकता है। ये स्वीकार करना कि हमारा ज्ञान सीमित है और सत्य के कई पहलू हो सकते हैं। और बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग हमें मानसिक एकाग्रता दे सकता है, क्योंकि ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसे आचरण में लाया जाए। एकदम सही। श्रोतों में हमने देखा कि दोनों ही दर्शन मानते हैं कि संसार की हर वस्तु निरंतर बदल रही है और स्थायित्व केवल एक भ्रम है। तो जरा सोचिए, यदि हम अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने विचारों और अपनी मान्यताओं से गहराई से चिपके रहना छोड़ दें और ये मान लें कि सत्य को देखने के अनगिनत तरीके हैं, तो क्या हमारे आज की इस ध्रुवीकृत डिजिटल दुनिया के विवाद अपने आप ही निर्वाण
यानी बुझने की अवस्था को प्राप्त नहीं हो जाएंगे? इस विचार पर गहराई से सोचिएगा। इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस नई गहन चर्चा में। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जो जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक भी महसूस होता है। बिल्कुल। और आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है, मौर्य साम्राज्य। हाँ, तो श्रोताओं को बता दूं कि हमारे पास आज स्रोतों का एक पूरा जखीरा है। कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज हैं, एनसीईआरटी के बहुत ही विस्तृत नोट्स हैं और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की जो मशहूर किताब है ना, इंडिका, उसके दिलचस्प विश्लेषण भी हैं। और इसके साथ ही मौर्य प्रशासन पर लिखे गए कुछ बहुत ही बारीक शोध पत्र भी हमने शामिल किए हैं। हमारी आज की इस गहन चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि कैसे प्राचीन भारत में एक ऐसा सेंट्रलाइज्ड या केंद्रीकृत प्रशासन तंत्र आखिर कैसे खड़ा किया गया था, जो आज के समय में भी किसी को हैरान कर दे। और सबसे बड़ी बात, कैसे एक साम्राज्य जो पूरी तरह से सैन्य विस्तार और ताकत की बुनियाद पर बना था, वो अचानक एक मॉरल वेलफेयर स्टेट यानी नैतिक कल्याणकारी राज्य में बदल गया। यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। बिल्कुल। पर शुरुआत करने से पहले मैं एक विचार साझा करना चाहूंगा। अक्सर प्राचीन भारत को लेकर एक आम धारणा होती है कि ये केवल रहस्य, अध्यात्म और फिलॉसफी का ही केंद्र था। लेकिन आज की ये चर्चा सुनने वालों की उत्सुकता को एक अलग ही स्तर पर ले जाएगी। सही कहा, क्योंकि आज हम एक ऐसे समाज की बात करने वाले हैं जहां जन्म मृत्यु का बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता था। हाँ, जहां वजन और माप की मानकीकृत प्रणालियां लागू थी और जहां जासूसों का एक बेहद जटिल और अचूक नेटवर्क दिन रात काम करता था। तो इस धारणा को तोड़ना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ दार्शनिकों या सन्यासियों का देश नहीं था, ये एक बेहद सिस्टमैटिक और लॉजिकल तरीके से चलने वाला साम्राज्य था। हम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, जब कोई इंटरनेट या फोन नहीं था। बिल्कुल। उस दौर में जब संचार के आधुनिक साधन नहीं थे, तब इतने विशाल भूभाग को एक छतरी के नीचे लाना और उसे बिना किसी बड़ी बगावत के चलाना कोई मामूली बात नहीं थी। हमारे स्रोत दिखाते हैं कि मौर्य साम्राज्य ने सिर्फ सेना के दम पर जीत हासिल नहीं की थी, बल्कि एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक ढांचा खड़ा किया जो सदियों तक आने वाले साम्राज्यों के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया। एकदम सही। और इस ब्लूप्रिंट की सबसे जीवंत तस्वीर हमें एक विदेशी की नजर से मिलती है। चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। थोड़ा उस दौर के विजुअल्स की कल्पना करते हैं। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज, जिन्हें सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, वो पाटलिपुत्र पहुंचते हैं, यानी आज का पटना। और मेगास्थनीज उस यूनानी दुनिया से आ रहे थे जो खुद को पूरी सभ्यता का केंद्र मानती थी। उन्हें लगा होगा कि वो दुनिया के किसी जंगली या अव्यवस्थित कोने में जा रहे हैं। पर उन्होंने जो देखा वो तो उनके होश उड़ाने वाला था ना। एक ऐसा शहर जो 14 किलोमीटर लंबा है, नदी की धुंध के बीच बसा है और जहां हर काम एक घड़ी की सुई की तरह सटीक चल रहा है। असल में मेगास्थनीज का सरप्राइज होना लाजमी था। इंडिका में उन्होंने पाटलिपुत्र को जिस तरह से बयां किया है ना, वो किसी भी आधुनिक महानगर को टक्कर दे सकता है। उन्होंने लिखा कि इस शहर की सुरक्षा के लिए 570 टावर और एक बेहद गहरी और चौड़ी खाई बनाई गई थी। 570 टावर, वो भी उस जमाने में? हाँ, और अब अगर हम आज के कुम्हरहार के पुरातात्विक उत्खनन को देखें तो वहां जो लकड़ी की वास्तुकला या वुडन आर्किटेक्चर के सबूत मिले हैं, वो मेगास्थनीज की बातों की 100% पुष्टि करते हैं। क्योंकि उस समय पत्थर से ज्यादा लकड़ी का उपयोग होता था। बिल्कुल। इसलिए आज जमीन के ऊपर भले ही महल ना दिखें, लेकिन जमीन के नीचे मिले 80 खंभों वाले विशाल हॉल के अवशेष बताते हैं कि इसका स्केल क्या रहा होगा। पर सिर्फ भव्य इमारतें बना लेना ही तो काफी नहीं है। 14 किलोमीटर लंबे और इतने घनी आबादी वाले शहर को मैनेज कैसे किया जाता था? आज के समय में हमारे पास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, तब क्या व्यवस्था थी? मेगास्थनीज ने भी ठीक यही सवाल उठाया था और जो जवाब उन्हें मिला वो वाकई कमाल का था। प्रशासन अलग अलग बोर्डों या कमेटियों द्वारा चलाया जाता था। कुल 6 कमेटियां थीं और हर कमेटी में 5 सदस्य होते थे। अच्छा। और हर बोर्ड का काम बिल्कुल बंटा हुआ था। एक कमेटी सिर्फ इस बात का हिसाब रखती थी कि शहर में कितने लोगों का जन्म हुआ और कितनों की मृत्यु हुई। एक दूसरी कमेटी विदेशियों पर नजर रखती थी। विदेशियों पर नजर? मतलब कैसे? जैसे उन्हें रुकने की जगह देना, उनकी तबीयत खराब होने पर इलाज करवाना और अगर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु हो जाए तो उनका सामान उनके देश वापस भेजना। अरे ये आज के वीजा और इमिग्रेशन ऑफिस की तरह काम कर रहे थे। एकदम सटीक तुलना है।
और बाकी कमेटियां व्यापार, टैक्स कलेक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को देखती थीं। ये सब कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनके ग्रंथ अर्थशास्त्र में भी बहुत डिटेल में लिखा है। तो जब एक विदेशी का आंखों देखा हाल और एक स्थानीय राजनीतिक ग्रंथ दोनों एक ही बात कह रहे हों, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिस्टम सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हकीकत में जमीन पर लागू था। लेकिन मेगास्थनीज के विवरण में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो थोड़ी अजीब लगती हैं। जैसे मैंने पढ़ा था कि उन्होंने कहा कि भारत में दास प्रथा या स्लेवरी थी ही नहीं, जबकि हमें पता है कि उस दौर में बंधुआ मजदूरी तो होती ही थी। क्या वो कुछ समझ नहीं पाए थे? यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मेगास्थनीज ने स्लेवरी को अपनी यूनानी नजर से देखा। देखिए, यूनान में दासों की स्थिति बेहद अमानवीय थी। उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, वे सिर्फ एक संपत्ति माने जाते थे। और भारत में दास प्रथा तो थी, लेकिन अर्थशास्त्र के अनुसार दासों के पास कुछ कानूनी अधिकार थे। वे अपनी आजादी खरीद सकते थे और उनके साथ क्रूर व्यवहार करने पर मालिकों को बाकायदा सजा हो सकती थी। अच्छा, तो ये यूनानी दास प्रथा से इतना अलग और नरम था कि मेगास्थनीज को लगा यहाँ कोई दास है ही नहीं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और बड़ा वैचारिक अंतर था, समय को देखने का नजरिया। यूनानी लोग समय को एक सीधी रेखा या लीनियर नजरिए से देखते थे, जबकि भारतीयों का समय को लेकर दृष्टिकोण चक्रीय या साइक्लिकल था। युगों का चक्र जो बार बार घूमता है। हाँ, तो एक विदेशी के लिए इस फिलॉसफी को समझना बहुत मुश्किल था। ये तो हो गई शहर और समाज की बात, लेकिन अब उस प्रशासन की मशीनरी पर आते हैं जिसने इस पूरे महाद्वीप को कंट्रोल में रखा। हम अक्सर चंद्रगुप्त मौर्य की जीतों की बात करते हैं, कैसे उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका, यूनानियों को पंजाब और सिंध से खदेड़ा। और सेलुकस के साथ वो मशहूर संधि जहां उन्होंने 500 हाथी देकर काबुल, कंधार, हेरात और बलोचिस्तान को अपने साम्राज्य में मिला लिया। बिल्कुल, लेकिन इस इतने बड़े साम्राज्य को अंदर से टूटने से कैसे बचाया गया? इस सवाल का जवाब हमें उस दौर के सत्ता के केंद्रीकरण में मिलता है। आप इसे आज के किसी विशाल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के स्ट्रक्चर की तरह देख सकते हैं। सबसे ऊपर सम्राट है, यानी सीईओ। उनकी मदद के लिए एक मंत्री परिषद है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें अमात्य, पुरोहित और सेनापति होते थे। हाँ, और साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत का एक गवर्नर होता था। ये सब तो ठीक है, लेकिन जो आम जनता है उसका पाला किन अधिकारियों से पड़ता था? जैसे आज हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या कलेक्टर होते हैं, वैसे वहां कौन था? उस समय प्रशासन की सबसे अहम कड़ी राजुक और युक्त नाम के अधिकारी थे। राजुक का काम आज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और रेवेन्यू ऑफिसर का मिला-जुला रूप था। तो वो जमीन की पैमाइश और टैक्स वसूली करते होंगे। बिल्कुल, और न्याय भी करते थे। और जो युक्त थे वो उनके नीचे काम करने वाले क्लर्क या अकाउंटेंट होते थे, जो सारा हिसाब किताब रखते थे। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था पर राज्य का लोहे जैसा सख्त नियंत्रण था, चाहे खदानें हों, जंगल हों, सब पर सरकार का कंट्रोल। हाँ, मानकीकृत वजन और माप की प्रणाली थी और सब पर सरकार की मोनोपोली थी। यानी जिसे हम आज की भाषा में स्टेट कैपिटलिज्म कहेंगे, जी, वो उस दौर में फुल स्विंग में चल रहा था। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था पर इतना कंट्रोल था और इतनी बड़ी स्थायी सेना थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार, हाथी, रथ और नौसेना तक शामिल थी, तो इन सबको फंड करने के लिए जबरदस्त टैक्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और जहां भारी टैक्स होगा वहां विद्रोह का डर भी होगा। राजा को कैसे पता चलता था कि कौन उसके खिलाफ साजिश कर रहा है? इस डर को खत्म करने के लिए ही कौटिल्य ने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो शायद उस दौर का सबसे खतरनाक और असरदार हथियार था। यहाँ कहानी वास्तव में बेहद रोचक हो जाती है, क्योंकि अब एंट्री होती है जासूसों की। बिल्कुल, मौर्य साम्राज्य का खुफिया नेटवर्क, जिसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों का ग्रुप नहीं था, ये एक पूरा इंस्टीट्यूशन था। अर्थशास्त्र में जासूसों की दो मुख्य कैटेगरी बताई गई हैं: संस्था, जो एक ही जगह रहकर काम करते थे, और संचार, जो पूरे राज्य में घूमते रहते थे। तो क्या ये लोग बाकायदा कोई यूनिफॉर्म पहनते थे या भेष बदल कर रहते थे? इनका सबसे बड़ा हथियार यही था कि ये आम लोगों के बीच घुल मिल जाते थे। व्यापारी, सन्यासी, ज्योतिषी, यहाँ तक कि महिलाओं और घरेलू नौकरों को भी जासूस के रूप में नियुक्त किया गया था। बाप रे! आप सोचिए, राजा के अपने ही दरबारियों के घरों में खाना पकाने वाला कोई कुक असल में राजा का जासूस हो सकता था। हाँ, अर्थशास्त्र में स्लीपर सेल्स तक का जिक्र है। ये जासूस सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। ये एक तरह का मास सर्वेलेंस था।
जिसने अधिकारियों में इतना खौफ पैदा कर दिया था कि भ्रष्टाचार या बगावत की कोई सोच भी नहीं सकता था। एक तरह से साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए ये कदम उठाए गए। बिल्कुल। खैर, इस मजबूत अर्थव्यवस्था, विशाल सेना और अचूक जासूसी नेटवर्क के दम पर साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आए और फिर सत्ता आई अशोक के हाथों में। तब तक साम्राज्य हिंदुकुश से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैल चुका था। पूरे नक्शे में सिर्फ एक ही हिस्सा आजाद था, कलिंग। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि एक इतने आक्रामक और विस्तारवादी साम्राज्य की विचारधारा अचानक कैसे बदल गई। क्योंकि कलिंग का युद्ध हुआ। हाँ, और कलिंग की सेना बहुत मजबूत थी, इसलिए ये युद्ध भयंकर था। ये युद्ध इतिहास के सबसे खूनी पन्नों में से एक है। हमने हमेशा सुना है कि इस युद्ध में भारी तबाही हुई, लेकिन क्या हमारे पास इसके कोई ठोस आंकड़े हैं? जो आंकड़े खुद अशोक ने अपने शिलालेखों में दर्ज करवाए हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अशोक के शिलालेख के मुताबिक इस युद्ध में 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर निर्वासित कर दिया गया। 1 लाख लोग युद्ध के मैदान में मारे गए। और उसके बाद जो महामारी फैली, उससे भी कहीं ज्यादा लोग मारे गए। कुल मिलाके 2.5 लाख से ज्यादा मौतों का अनुमान है। जब एक सम्राट युद्ध जीतने के बाद उस मैदान में जाता है और उसे जीत के जश्न की जगह सिर्फ सड़ती हुई लाशें, रोते हुए अनाथ बच्चे नजर आते हैं, तो इंसानियत का काम जाना स्वाभाविक है। इस भीषण नरसंहार ने अशोक को गहराई तक झकझोर दिया। बिल्कुल, एक बहुत गहरा पछतावा उनके भीतर पैदा हुआ। अशोक ने घोषणा कर दी कि अब मौर्य साम्राज्य आगे कोई सैन्य विस्तार नहीं करेगा। युद्ध के जो नगाड़े बजते थे, उसकी जगह अब नैतिकता की आवाज यानी धम्म घोष ने ले ली। यहीं से मौर्य साम्राज्य एक सैन्य शक्ति से एक नैतिक शासन वाले राज्य में परिवर्तित हो गया। और अशोक के धम्म की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ी गलतफहमी देखने को मिलती है कि धम्म कोई नया धर्म था। यह ऐतिहासिक दृष्टि से पूरी तरह गलत है। उनका धर्म कोई नया धर्म नहीं था। धर्म दरअसल एक सेक्युलर सार्वभौमिक नैतिक संहिता थी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब अगर ये कोई धर्म नहीं था, तो इस धर्म में ऐसा क्या था जो अशोक अपनी जनता को सिखाना चाहते थे? इसमें बहुत ही बुनियादी और व्यवहारिक बातें थीं, जैसे बड़ों का सम्मान करना, अहिंसा का पालन करना और सबसे जरूरी, सभी धर्मों और संप्रदायों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता रखना। तो आप इसे उस समय के एक बहुत ही डाइवर्स साम्राज्य को एक सूत्र में बांधने वाली एक गोंद की तरह देख सकते हैं। लेकिन आप इसे जनता तक कैसे पहुंचाएंगे? अशोक ने जो तरीका अपनाया वो इतिहास में पहली बार था जब कोई राजा सीधे अपनी जनता से संवाद कर रहा था। उन्होंने अपने संदेशों को विशाल चट्टानों और स्तंभों पर उकेरवाया, जिन्हें हम अशोक के 33 शिलालेख या रॉक एंड पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। और इन शिलालेखों को राजमार्गों पर लगाया गया। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो अशोक की ये कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बहुत ही कमाल की थी। उन्होंने जानबूझकर संस्कृत का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने जनता की भाषाएं चुनी। ज्यादातर शिलालेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। और जब वे साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्से में गए तो वहां के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए। बिल्कुल, और ग्रीक और अरामाइक में भी। जो बात सबसे हैरान करती है वो ये कि ग्रीक अनुवाद में धम्म शब्द को यूनानी दार्शनिक कॉन्सेप्ट यूसेबिया के रूप में ट्रांसलेट किया गया, जिसका मतलब होता है धार्मिकता, ताकि सबको अपनी भाषा में समझ आए। लेकिन सदियों तक ये रहस्य बने रहे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार इन्हें डिकोड किया। तब जाकर दुनिया ने इन शिलालेखों पर देवानाम्पिय प्यदसी यानी देवताओं के प्रिय राजा का नाम पढ़ा। और 1915 में मास्की शिलालेख मिला, जिसमें साफ लिखा था देवानाम्पिय प्यदसी अशोक। बिल्कुल। और इन शिलालेखों में जैसे मेजर रॉक एडिक्ट 1 में पशु बलि पर रोक है, 13 में कलिंग युद्ध का पछतावा है और पिलर एडिक्ट 7 में सहिष्णुता की बात है। पर समाज में लागू कैसे किया जाए? अशोक ने इसके लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जिनका काम था समाज के कमजोर वर्गों जैसे कैदियों, महिलाओं और वनवासियों का कल्याण सुनिश्चित करना। मनुष्यों और पशुओं दोनों के लिए अस्पताल बनवाए गए। कमाल है। तो ये पूरी चर्चा हमें दिखाती है कि कैसे मौर्य साम्राज्य ने कठोर प्रशासनिक नियंत्रण यानी कौटिल्य की नीतियों और बाद में अशोक के नैतिक और कल्याणकारी दृष्टिकोण के बीच एक अनूठा संतुलन स्थापित किया। सुनने वालों के लिए यह सोचने का विषय है कि एक मजबूत राज्य को केवल ताकत से नहीं बल्कि करुणा और नैतिक जिम्मेदारी से भी चलाया जा सकता है। बिल्कुल। और
इस चर्चा को समेटते हुए मैं चाहूंगा कि हम एक अंतिम विचार के साथ खत्म करें। मैं एक आखिरी तथ्य सामने रखना चाहूंगी। स्रोतों से पता चलता है कि अशोक ने धम्म विजय के लिए मिस्र, ग्रीस, सीरिया और श्रीलंका जैसे दूर दराज के स्थानों पर भी अपने दूत भेजे थे। बाप रे, इतनी दूर? हाँ, तो सुनने वालों के लिए ये कल्पना करना दिलचस्प होगा कि आधुनिक वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन से सदियों पहले प्राचीन भारतीय दर्शन और शांति के ये संदेश प्राचीन हेलेनिस्टिक दुनिया के विचारों को खामोशी से कैसे आकार दे रहे होंगे। आज हम पश्चिमी विचारों के प्रभाव की बात करते हैं, लेकिन 2000 साल पहले शायद धारा उल्टी दिशा में बह रही थी। ये वाकई एक ऐसा विचार है जिस पर घंटों सोचा जा सकता है। इतिहास केवल पीछे देखने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि हम आज जहां हैं वहां तक कैसे पहुंचे। हमारी आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। द डीप डाइव के एक और बेहद दिलचस्प और गहरे अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। तो आज की इस विस्तृत चर्चा का विषय एक ऐसा कालखंड है जिसके बारे में पढ़कर हम सभी बड़े हुए हैं। बिल्कुल। मतलब ये एक ऐसा समय है जिसे अक्सर भारतीय इतिहास में बहुत गर्व के साथ याद किया जाता है। मैं बात कर रही हूँ प्राचीन भारत के गुप्त साम्राज्य की, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। एकदम सही। और आज हमारी मेज पे ना शोध सामग्री का एक बहुत बड़ा अंबार लगा हुआ है। हाँ, स्रोतों की कोई कमी नहीं है हमारे पास। हाँ, हमारे पास विकिपीडिया के विस्तृत ऐतिहासिक लेख हैं। साथ ही चीनी यात्री फाहियान का आंखों देखा यात्रा वृतांत है जिसका नाम फोखो की है। और इसके अलावा महाकवि कालिदास की कृतियों के ऐतिहासिक महत्व पर जो गंभीर एकेडमिक शोध हुए हैं वो भी शामिल हैं। जी, और गुप्त काल में वास्तुकला और स्त्रियों की स्थिति का विश्लेषण करने वाले बेहद महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर्स भी आज की इस चर्चा का आधार है। बिल्कुल। लेकिन आज का जो हमारा मिशन है वो सिर्फ राजाओं के नाम और उनकी युद्ध की तारीखें याद करना बिल्कुल नहीं है। वो तो कोई भी किताब से पढ़ सकता है। हाँ, आज का लक्ष्य इस तथाकथित स्वर्ण युग की असलियत को डिकोड करना है। ये समझना है कि ये युग वाकई में स्वर्ण युग क्यों था और क्या ये चमक समाज के हर एक वर्ग के लिए सचमुच स्वर्ण थी। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो इतिहास कभी भी केवल विजेताओं की या चमकती तलवारों और भव्य महलों की कहानी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। ये कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण बात के सामाजिक अंतर्विरोधों का एक बहुत ही जटिल ताना बाना होता है। सही कहा आपने। किसी भी युग को स्वर्ण युग का तमगा देने से पहले उसके हर पहलू को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हम केवल राजाओं की तारीफें पढ़ते हैं तो अक्सर जो आम इंसान की कहानी है वो पीछे छूट जाती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आखिर इस विशाल साम्राज्य की नींव कैसे पड़ी? इसकी शुरुआत काफी छोटे स्तर पर हुई थी। हाँ, अगर शुरुआत की बात करें तो ये श्रीगुप्त और उनके बाद घटोत्कच से होती है। उस समय उनका राज्य मगध के आसपास के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित था। जी, लेकिन असली और बड़ा बदलाव तब आता है जब चंद्रगुप्त प्रथम सत्ता में आते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक बहुत ही चतुर रणनीतिक कदम उठाया था। उन्होंने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। और ये कोई आम विवाह नहीं था। नहीं, इस एक वैवाहिक गठबंधन ने उनके साम्राज्य को न सिर्फ राजनैतिक रूप से एक नई ऊंचाई दी बल्कि आर्थिक रूप से भी बेहद समृद्ध बना दिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो उन सिक्कों में मिलता है जो उन्होंने चलाए थे। हाँ, दिलचस्प बात है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण उनके द्वारा चलाए गए राजा रानी प्रकार के सिक्के हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी का चित्र उकेरा गया है और दूसरी तरफ देवी दुर्गा का। ये अपने आप में एक बहुत कड़ा राजनीतिक संदेश था। लेकिन इसके बाद जब उनके पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भारतीय उपमहाद्वीप का पूरा नक्शा ही बदल गया हो। समुद्रगुप्त का युग सच में असाधारण सैन्य अभियानों का युग था। बहुत ही आक्रामक। जी, अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालें तो इतिहासकार वीएस स्मिथ का एक बहुत ही मशहूर कथन सामने आता है। उन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कह दिया था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वे अपने पूरे जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे। बिल्कुल। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति नाम का एक शिलालेख तैयार करवाया था जो आज भी मौजूद है। हाँ, और इस प्रशस्ति से उनके राज्यारोहण और विजय अभियानों की बहुत सटीक जानकारी मिलती है।
आर्यावर्त से लेकर सुदूर दक्षिणापथ तक उन्होंने अपनी तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया था। लेकिन यहाँ पर उनकी नीतियों को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, यहीं पर एक सवाल उठता है। एक तरफ हम उन्हें नेपोलियन कह रहे हैं जो लगातार युद्ध जीत रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी नीतियों को बहुत ही अलग तरीके से लागू किया गया था। उत्तर भारत के लिए उनकी नीति कुछ और थी और दक्षिण भारत के लिए एकदम अलग। क्या ये अपने आप में थोड़ा अजीब नहीं लगता? यही तो उनकी कूटनीतिक समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है। समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश नहीं की। वो कैसे? उत्तर भारत, जिसे आर्यावर्त कहा जाता था, उसके लिए उन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई। मतलब पूरी तरह से कब्जा कर लेना। जी, इसका सीधा सा मतलब था कि वहां के राजाओं को युद्ध में हराना, उनके राज्यों को नष्ट करना और उन क्षेत्रों को सीधे अपने साम्राज्य में मिला लेना। लेकिन दक्षिण भारत के लिए उनकी नीति बिल्कुल अलग थी। वहां उन्होंने धर्म विजय, या जिसे ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया है, उसकी नीति अपनाई। ये बहुत ही अलग अप्रोच है। बिल्कुल। इसका मतलब था कि उन्होंने दक्षिण के राजाओं को युद्ध में हराया जरूर, लेकिन फिर उनका राज्य उन्हें वापस लौटा दिया। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो राजा अब समुद्रगुप्त को कर यानी टैक्स देंगे। लेकिन जरा सोचने वाली बात है, क्या एक विजेता के लिए जीते हुए राज्य को वापस कर देना उसे कमजोर नहीं दिखाता? ऊपर से देखने पर ऐसा लग सकता है। हाँ, मतलब इतनी मेहनत से युद्ध जीतने के बाद जमीन वापस क्यों कर दी जाए? देखने में एक कमजोरी लग सकती है, लेकिन असल में ये एक मास्टर स्ट्रोक था। उस जमाने के यातायात और संचार के साधनों की कल्पना कीजिए, जो कि ना के बराबर थे। चौथी शताब्दी में उत्तर भारत के मगध में बैठकर सुदूर दक्षिण पर सीधा शासन करना लगभग असंभव था। सेना भेजने में ही महीनों लग जाते। हाँ, ये तो है। अगर वे जमीन अपने कब्जे में रखते तो उन्हें रोज नए विद्रोहों का सामना करना पड़ता। इसलिए राज्य वापस करके केवल टैक्स वसूलना एक बहुत ही व्यावहारिक सोच थी। ये वाकई एक बेहतरीन रणनीति थी। इससे पता चलता है कि वे केवल एक क्रूर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही सुलझे हुए प्रशासक भी थे। और उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू है, हाँ, जो बहुत हैरान करता है। उनके कुछ सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है और उन्हें बाकायदा कविराज की उपाधि दी गई थी। एक आदमी जो कभी युद्ध नहीं हारा, वो सुकून से बैठ के वीणा भी बजा रहा है। कला और युद्ध का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। खैर, समुद्रगुप्त के बाद इस साम्राज्य की कहानी में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आता है जो किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। बिल्कुल, वो रामगुप्त वाली घटना। हाँ, समुद्रगुप्त के बाद उनके बड़े बेटे रामगुप्त गद्दी पर बैठे, लेकिन रामगुप्त बहुत ही निर्बल और कायर शासक निकले, बहुत ही कमजोर। जब शकों ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो रामगुप्त ने लड़ने के बजाय एक बेहद अपमानजनक संधि कर ली। जी। यहाँ तक कि वे अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शकराज के हवाले करने के लिए तैयार हो गए थे। ये गुप्त साम्राज्य के गौरव और सम्मान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। यकीनन। एक ऐसा साम्राज्य जिसे समुद्रगुप्त ने इतने खून पसीने से सींचा था, वो एक कायर राजा के हाथों नीलाम हो रहा था। और ठीक इसी पल कहानी में रामगुप्त के छोटे भाई चंद्रगुप्त द्वितीय की एंट्री होती है, जिन्हें दुनिया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानती है। जी। वे इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी योजना किसी भी आधुनिक जासूसी कहानी को मात दे सकती है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने खुद ध्रुव स्वामिनी का वेश धारण किया, महिलाओं के कपड़े पहने और शकराज के शिविर में एक रानी के रूप में प्रवेश किया। बाप रे! वहां पहुंचकर उन्होंने शकराज की हत्या कर दी और वापस आके उन्होंने अपने कायर भाई रामगुप्त को भी मौत के घाट उतार दिया, गद्दी हासिल की और फिर ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक भावी सम्राट खुद भेष बदलकर दुश्मन के खेमे में जा रहा है। और गद्दी पर बैठते ही चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने साबित कर दिया कि वे इस साम्राज्य के असली हकदार थे। बिल्कुल, उनके शासनकाल में ही गुप्त साम्राज्य अपने स्वर्ण युग के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचा। उन्होंने युद्ध और कूटनीति दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल किया था। वाकाटक और नागवंश जैसे शक्तिशाली राज परिवारों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जिससे उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई। और फिर उसी ताकत से शकों को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंका। और इसी शानदार जीत के बाद उन्होंने शकारी की उपाधि ली थी। हाँ, और पहली बार चांदी के सिक्के चलाए। आज भी दिल्ली में कुतुब मीनार के पास जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ खड़ा है, जिस पे इतने सदियों बाद भी जंग नहीं लगा है, माना जाता है कि उस पर अंकित चंद्र नाम की प्रशस्ति इन्हीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के इस शानदार शासनकाल की सबसे जीवंत झलक हमें एक बाहरी व्यक्ति की आंखों से देखने को मिलती है। आप फाहियान की बात कर रहे हैं? जी, चीनी बौद्ध यात्री फाहियान,
फाहियान ने बौद्ध ग्रंथों की मूल प्रतियों की खोज में चीन से लेकर मध्य एशिया के दुर्गम रास्तों को पार करते हुए भारत तक की एक लंबी पैदल यात्रा की थी। बहुत ही कठिन सफर रहा होगा। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो है उनकी लिखी हुई पुस्तक फोकवो की, जिसका मतलब है बौद्ध साम्राज्यों का एक अभिलेख। बिल्कुल। और ये उस समय के भारतीय समाज की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती है। जब हम फाहियान की डायरी के पन्ने पलटते हैं तो कुछ बातें आज के दौर में बिल्कुल अविश्वसनीय लगती हैं। जैसे कि सजा के नियम। हाँ, वे लिखते हैं कि उस समय समाज में मृत्युदंड का कोई प्रावधान ही नहीं था। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि इतने बड़े साम्राज्य में किसी को मौत की सजा नहीं दी जाती थी। जी, छोटे मोटे अपराधों के लिए सिर्फ जुर्माना लगता था। हाँ, अगर कोई बार बार राजद्रोह करता था, साम्राज्य के खिलाफ साजिश करता था, तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाता था। प्रशासन और आम जनता के बीच का जो रिश्ता था वो बहुत ही अलग स्तर का था। फाहियान ने लिखा है कि लोग अपने घरों में ताले तक नहीं लगाते थे। बिना तालों के घर? ये तो आज सोचना भी मुश्किल है। कल्पना की जा सकती है कि उस समाज में सुरक्षा और आपसी भरोसे का स्तर कितना ऊंचा रहा होगा। प्रशासन आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत कम दखलंदाजी करता था। लोग जहां चाहे जा सकते थे, जो काम चाहे कर सकते थे। ये एक बेहद स्वतंत्र और भयमुक्त समाज की निशानी है। इसके साथ ही खान पान की आदतें भी हैरान करती हैं। फाहियान के विवरण से पता चलता है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह शाकाहारी था। जी। आम लोग लहसुन, प्याज या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने ये भी बताया है कि चांडालों के लिए ये नियम अलग था। ये चांडाल वाला हिस्सा उस समाज की एक बहुत ही जटिल सच्चाई को सामने लाता है। वो कैसे? चांडाल एक ऐसा हाशिए पर पड़ा हुआ वर्ग था जिसे समाज के मुख्य ताने बाने से बाहर रखा गया था। उन्हें शहर या गांव की सीमाओं के बाहर रहना पड़ता था। और वे अक्सर साफ सफाई या शवदाह जैसे काम करते थे। बिल्कुल। तो जहां एक तरफ स्वर्णयुग की चमक थी, वहीं दूसरी तरफ सामाजिक बहिष्कार की ये गहरी दरारें भी मौजूद थीं, जिन्हें फाहियान ने दर्ज किया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो गहरे सोचने पर मजबूर करता है। खैर, अर्थव्यवस्था की बात करें तो फाहियान बताते हैं कि कर या टैक्स का बोझ जनता पर बहुत कम था। राजा आम लोगों को निचोड़ नहीं रहा था। व्यापार अपने चरम पर था और भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बंदरगाहों से दुनिया के अन्य हिस्सों के साथ समुद्री व्यापार जोरों पर था। और जब किसी समाज में इतनी शांति और आर्थिक समृद्धि होती है, तभी कला, साहित्य और वास्तुकला को फलने फूलने का मौका मिलता है। खाली पेट तो कला नहीं पनपती। गुप्त काल की आर्थिक स्थिरता ने ही उस सांस्कृतिक क्रांति को जन्म दिया जिसे हम आज तक सराहते हैं। वास्तुकला के क्षेत्र में तो इस काल में एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। जी। गुप्त काल से पहले भारत में जो मंदिर बनते थे वे आमतौर पर लकड़ी, बांस या मिट्टी जैसी अस्थायी सामग्री से बनाए जाते थे, जो समय के साथ नष्ट हो जाते थे। लेकिन गुप्त काल में तस्वीर बदल गई। पहली बार ईंट और पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का इस्तेमाल करके मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। मध्य प्रदेश के देवगढ़ में स्थित दशावतार मंदिर और उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण है। भीतरगांव का मंदिर तो पूरी तरह से पक्की हुई ईंटों से बना है और उसकी नक्काशी आज भी देखने लायक है। इसी काल में एक और नई चीज शुरू हुई, मंदिरों को ऊंचे चबूतरों पर बनाना और उन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण करना। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। वास्तुकला के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो नींव रखी गई वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उनके पुत्र कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसे दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। ये कोई साधारण गुरुकुल नहीं था। यहाँ एशिया के कोने कोने से, जैसे चीन, कोरिया, तिब्बत से छात्र और बड़े बड़े विद्वान ज्ञान प्राप्त करने आते थे। और अगर हम साहित्य की दुनिया में झांके तो इस काल ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों की बात कर रही हैं आप? हाँ, उनके दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे और उन नवरत्नों में सबसे चमकता हुआ नाम था महाकवि कालिदास। कालिदास की साहित्यिक प्रतिभा सच में समय और स्थान की सीमाओं से बहुत आगे थी। उन्होंने संस्कृत साहित्य को जो लालित्य दिया वो अद्वितीय है। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम और महाकाव्य मेघदूतम विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर माने जाते हैं। मेघदूतम की कल्पना ही अपने आप में कितनी सुंदर है।
एक विरही यक्ष जिसे अपनी पत्नी से दूर कर दिया गया है, वो बादलों को अपना दूत बनाकर अपना संदेश भेजता है। प्रकृति और भावनाओं का बहुत मार्मिक चित्रण है। इसमें मानवीय भावनाओं और विरह के दर्द का जो चित्रण है वो मंत्रमुग्ध कर देता है। पश्चिमी विद्वानों ने जब उनकी रचनाओं का अनुवाद पढ़ा तो वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कालिदास को भारत का शेक्सपियर तक कह दिया। शेक्सपियर के नाटक किंग लियर में जो विदूषक या मूर्ख का चरित्र है, उसकी तुलना अक्सर कालिदास के नाटकों के विदूषक से की जाती है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कालिदास ने 4वीं-5वीं शताब्दी में ही समाज की इतनी गहरी समझ और व्यंग्य का सटीक इस्तेमाल किया था। उनकी रचनाओं में उस समय के भूगोल और सामाजिक रीति रिवाजों का इतना बारीक विवरण है कि वो केवल साहित्य नहीं बल्कि इतिहास के पन्ने बन गए हैं। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ हमारे पास शांति है, ऐसा प्रशासन है जहां लोग घरों में ताले नहीं लगा रहे हैं, आर्थिक समृद्धि है, ईंटों के भव्य मंदिर बन रहे हैं, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे हैं और कालिदास जैसा साहित्य रचा जा रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि ये सचमुच एक बेदाग स्वर्ण युग था। लेकिन यहीं पर इस चर्चा में एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। ये एक ऐसा भारी विरोधाभास है जिसे अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो इतिहास का ये अध्ययन अधूरा रह जाएगा। जी। जहां एक ओर कला और साहित्य आसमान छू रहे थे, वहीं दूसरी ओर आधी आबादी यानी स्त्रियों की स्थिति में एक बहुत बड़ी और भयानक गिरावट आ रही थी। ये प्राचीन भारतीय इतिहास की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। अगर हम सामाजिक विकास के क्रम को देखें तो प्राचीन वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार था। उनका बाकायदा उपनयन संस्कार होता था। ये वो संस्कार है जो बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू होने का प्रतीक होता है। लेकिन अकादमिक शोध बताते हैं कि गुप्त काल आते आते स्त्रियों का ये उपनयन संस्कार पूरी तरह बंद कर दिया गया। एक झटके में महिलाओं से औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने का, अपना बौद्धिक विकास करने का सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिया गया। और जब किसी वर्ग से शिक्षा का अधिकार छिनता है तो उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसी के साथ समाज में कई नई और भयावह कुप्रथाओं ने जन्म लेना शुरू किया। लड़कियों का बाल विवाह शुरू हो गया। जब बच्चों की शादी 8 या 9 साल की उम्र में कर दी जाएगी तो उनके पास अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित करने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। इसके अलावा समाज में पर्दा प्रथा की शुरुआत के संकेत भी हमें इसी काल से मिलने लगते हैं। और इन सब से ऊपर जो सबसे भयावह बात थी वो थी सती प्रथा की शुरुआत। जी। भारतीय इतिहास में किसी स्त्री के सती होने का सबसे पहला प्रमाणिक लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी के एरण अभिलेख में मिलता है, जो कि गुप्त काल का ही एक हिस्सा है। कला और सामाजिक वास्तविकता के बीच का ये अंतर बहुत विचलित करने वाला है। एकदम विरोधाभासी है। एक तरफ अगर हम गुप्तकालीन वास्तुकला को देखें, अजंता की गुफाओं के शानदार भित्ति चित्रों को देखें या उनके सिक्कों को देखें, तो वहां देवियों और स्त्रियों को बिना किसी पर्दे के बहुत ही सशक्त रूप में दर्शाया गया है। लेकिन जमीनी हकीकत इन चित्रों से बिल्कुल उलट थी। समाज तेजी से और बहुत कठोरता से पितृसत्तात्मक होता जा रहा था। स्त्रियों को धीरे धीरे केवल एक उत्पादक प्रणाली का हिस्सा मान लिया गया। उनका मुख्य काम सिर्फ परिवार को आगे बढ़ाना और घर की चारदीवारी तक सीमित रह गया था। या फिर समाज के एक अन्य हिस्से में केवल पुरुषों के मनोरंजन के लिए गणिका यानी नगरवधू वर्ग का विकास हुआ, जिसका विस्तृत उल्लेख हमें वात्सायन के कामसूत्र में भी मिलता है। ये भी देखने में आता है कि उच्च वर्ग या राज परिवार की महिलाओं को थोड़ी बहुत शिक्षा मिल भी जाती थी, लेकिन उसका मकसद क्या था? उन्हें विशेषज्ञ बनाना तो बिल्कुल नहीं था। उन्हें केवल साहित्य या संगीत इसलिए सिखाया जाता था ताकि वे एक सुसंस्कृत पत्नी बन सकें और अपने पतियों का मनोरंजन कर सकें। उनका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं बचा था। हालांकि इस घने अंधकार के बीच कानून की किताबों में एक छोटी सी रोशनी की किरण भी दिखाई देती है। वो क्या? याज्ञवल्क्य स्मृति जैसे कानूनी ग्रंथों में संपत्ति के अधिकार को लेकर कुछ नए नियम बनाए गए। इसमें यह व्यवस्था दी गई कि यदि किसी पुरुष का कोई पुत्र नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार उसकी पत्नी का होगा और पत्नी के बाद उसकी बेटियों का। ये एक बहुत ही अजीब और जटिल सामाजिक संरचना को दर्शाता है। जी। एक ओर समाज महिलाओं को शिक्षा से दूर कर रहा है, बाल विवाह करा रहा है, वहीं दूसरी ओर कानून उन्हें कुछ सीमित संपत्ति के अधिकार भी दे रहा है। ये अंतर्विरोधी इतिहास को इतना दिलचस्प बनाता है। बिल्कुल, किसी भी दौर को सिर्फ एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। अब हम इस विशाल साम्राज्य की कहानी के अंतिम और सबसे नाटकीय चरण की ओर बढ़ते हैं, इसके पतन की ओर। इतने बड़े और सुसंगठित साम्राज्य का अंत रातों रात तो नहीं हो सकता। चंद्रगुप्त द्वितीय
और कुमारगुप्त प्रथम के शानदार शासन के बाद जब स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे तो साम्राज्य की सीमाओं पर एक बहुत बड़ा बाहरी तूफान मंडरा रहा था। ये खतरा था हूणों का आक्रमण। हूण कोई साधारण दुश्मन नहीं थे। वे मध्य एशिया के घास के मैदानों से आई एक बहुत ही खूंखार और खानाबदोश जनजाति थीं। रोम तक उनसे कांपता था। उनकी क्रूरता का खौफ इतना ज्यादा था कि उस समय का अजेय माना जाने वाला रोमन साम्राज्य भी हूणों के नाम से थर्राता था। जब इन हूणों ने भारत की ओर रुख किया तो उनका सीधा सामना गुप्त साम्राज्य की फौलादी दीवार से हुआ। और स्कंदगुप्त ने साबित किया कि वे एक बहुत ही योग्य शासक थे। वे अपनी प्रजा का कितना ध्यान रखते थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब भारी बारिश के कारण मौर्य काल में बनी ऐतिहासिक सुदर्शन झील का विशाल बांध टूट गया तो स्कंदगुप्त ने राजकोष से भारी धन खर्च करके उसका पुनर्निर्माण करवाया ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और जब हूणों का यह पहला आक्रमण हुआ तो स्कंदगुप्त ने उनका डटकर मुकाबला किया और उन्हें इतनी बुरी तरह खदेड़ा कि अगले लगभग 50 सालों तक हूणों ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। स्कंदगुप्त की ये जीत वाकई बहुत बड़ी थी, लेकिन किसी भी साम्राज्य की असली परीक्षा तब होती है जब उसके मजबूत नेता चले जाते हैं। सही बात है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुप्त साम्राज्य में योग्य उत्तराधिकारियों का अकाल पड़ गया। गद्दी पर जो राजा बैठे वे कमजोर और विलासी थे, और इसी शून्यता का फायदा हूणों ने उठाया। हूण एक बार फिर पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर लौटे। इस दूसरे चरण के आक्रमण में हूणों के सबसे कुख्यात शासक मेहरकुल का आतंक देखने को मिला। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि मेहरकुल की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। उसने बहुत तबाही मचाई। उसने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को अपना निशाना बनाया, हजारों भिक्षुओं की हत्या करवाई और नालंदा जैसे कई शिक्षा के केंद्रों को तहस नहस कर दिया। लगातार होते इन भयानक युद्धों ने गुप्त साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। युद्ध कभी भी सस्ते नहीं होते। अपनी सीमाओं को बचाने के लिए खजाना खाली होने लगा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई और राज्य की आय में भारी गिरावट आ गई। और जब केंद्र कमजोर होता है तो किनारे बिखरने लगते हैं। आंतरिक कलह और विद्रोह का सिलसिला शुरू हो गया था और यहीं से सामंतवाद का उदय तेजी से होने लगा। सामंत वे स्थानीय जमींदार या छोटे शासक थे जो पहले गुप्त सम्राटों के अधीन काम करते थे और उन्हें कर देते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सम्राट कमजोर हो चुका है तो इन सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। वे खुद राजा बन बैठे और अंततः सदियों तक पूरे उत्तर और मध्य भारत को एक सूत्र में बांधने वाला ये विशाल साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। इस राजनीतिक विखंडन ने न केवल स्वर्ण युग का अंत कर दिया बल्कि भविष्य में आने वाले विदेशी आक्रमणकारियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। क्योंकि अब भारत एक नहीं था। तो आज के इस बेहद गहरे अध्ययन को अगर हम समेटने की कोशिश करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि गुप्तकाल वास्तव में भारतीय इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। ये वो समय था जिसने आधुनिक भारतीय संस्कृति, वास्तुकला और संस्कृत साहित्य की एक बहुत ही मजबूत नींव रखी। लेकिन इसके साथ ही हमें इस कड़वे सच को भी पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि ये काल पितृसत्ता के उदय और महिलाओं की स्थिति में एक दुखद गिरावट का भी गवाह बना। और यही वो बिंदु है जहां इतिहास पढ़ना सार्थक होता है। ये हमें सूचनाओं को एक आलोचनात्मक दृष्टि यानी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखने की प्रेरणा देता है। सही कहा। इतिहास कभी भी पूरी तरह सफेद या काला नहीं होता। स्वर्ण युग का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि उस समय के समाज में कोई खामी नहीं थी। हमें हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि ये स्वर्ण युग आखिर किसके लिए था। ये बहुत ही सटीक बात है। अलग अलग नजरियों से देखने पर ही इतिहास की मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। आज के इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। हमने भी देखा कि हूणों के भारी आक्रमण ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया, लेकिन जरा सोचने वाली बात है, जब फाहियान के समय में लोग इतने आजाद थे, खुशहाल थे, दरवाजों पर ताले नहीं लगते थे, तो क्या महज एक भारी खानाबदोश जनजाति इतने विशाल और समृद्ध साम्राज्य को पूरी तरह तबाह कर सकती थी? ये एक बहुत गहरा सवाल है। या फिर क्या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं, आदि आबादी की गिरती स्थिति, सामंतवाद का उदय और अंदरूनी कलह ने समाज को भीतर से इतना कमजोर कर दिया था कि वे बाहर से आने वाले एक तूफान का एकजुट होकर सामना ही नहीं कर पाए? क्या इस महान साम्राज्य के पतन की असल जड़ें सीमाओं पर नहीं बल्कि समाज के भीतर ही पनप रही थीं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। ये वाकई एक ऐसा विचार है जो लंबे समय तक दिमाग में गूंजता रहेगा। पतन अक्सर बाहर से पहले भीतर ही शुरू होता है। इसी गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ हम आज की अपनी ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने और इतिहास के पन्नों को एक नए नजरिए से खंगालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं द डीप डाइव के अगले अध्याय में।